ये प्लीज आवाज ठीक है। जी जो फिगर्स लिखे थे उनमें तो कोई मसला नहीं, मीन्स रिवाइज किया करें घर जाके, जो फिगर्स लिखे थे वहां तक ठीक है। ये लास्ट पॉइंट डिस्कस हो रहा था पेज नंबर 88 पे, क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है। एक रनिंग फाइनेंस की वर्किंग जरा डिस्कस कर रहा था मैं, तो ये कल से रिलेटेड कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे मैं लेके गया था आपको, जो पॉइंट समझाते दोबारा जरा क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ रहा है। तो क्वेश्चंस घर के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई कर रहे हैं। चलो अभी मैं डिस्कस करने आ जाऊँ। ये सर क्वेश्चन नंबर 6 में जाए, जो 3 लोन थे वहां, उन 3 लोन्स के एंगल से जरा कुछ बातें जरा फाइनल कर लें। वर्ड्स मेरे जरा ध्यान से सुनने प्लीज, आप बातें फाइनल करें जरा। लोन 1 दोबारा शुरू कर लें जरा। डिबेंचर्स का ब्रॉड डाउन क्या था? लेजर साथ रखिएगा प्लीज, पेज नंबर 84। डिबेंचर्स का क्लोजिंग क्या था? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है उसमें क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होंगे, इस डाटा से अगर बना रहे होते, तो आप 5 मिलियन का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट की वर्किंग होती है वो ओपनिंग पे होती है या क्लोजिंग पे? ना वो ओपनिंग पे होती है ना वो क्लोजिंग पे होती है, वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे होती है। लेकिन आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी 5 मिलियन इसलिए हो गया है क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अनचेंज। तो इस क्वेश्चन में 5 मिलियन पे पूरे साल का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा क्योंकि वही आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। और अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हो तो यही 5 मिलियन, लेकिन कौन सा 5 मिलियन? क्लोजिंग वाला 5 मिलियन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा, ठीक है। लेकिन बात जरा सही समझने के लिए दूसरे लोन पे जाएगा। लोन नंबर 2 का ब्रॉड डाउन क्या है? लोन नंबर 2 का ब्रॉड डाउन क्या है सर? नहीं है सर, कम ऑन यार, क्या हो गया? कैरी डाउन के 1.8 मिलियन। कैरी डाउन जो है 1.8 मिलियन, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होते हैं, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस जो लायबिलिटी रहेगी उसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना है, वो डेफिनेटली फिर अगर इसका हमें करंट या नॉन करंट पोर्शन कैलकुलेट करना पड़ता, तो हम 1.8 मिलियन में से ये देखते हैं कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में कितने पैसे जाने और आफ्टर 12 मंथ्स फिर कितने जाने। लेकिन टोटल लायबिलिटी 1.8 मिलियन बस रहेगी, उसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना, ठीक है। लेकिन इसके इंटरेस्ट की जब हमने वर्किंग की होगी तो हमने 1.8 मिलियन पे पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया, हमने आउटस्टैंडिंग बैलेंस जब डिटरमिन किया तो लेजर आप गौर से देखें, आउटस्टैंडिंग बैलेंस के एंगल से 2 मिलियन फर्स्ट 6 मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहा। ये डेट्स ध्यान से देखें प्लीज। ऐसे ही कौन से 6 मंथ्स की बात कर रहा हूँ, डेट्स देख के बताना। जुलाई से दिसंबर, तो जुलाई से दिसंबर का बैलेंस जो था जिस पे इंटरेस्ट आना है वो 2 मिलियन था, और नेक्स्ट 6 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1.8 मिलियन था फर्स्ट जुलाई से लेकर 30 जून तक। तो इंटरेस्ट की जो वर्किंग है ये ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस पे नहीं होती, ये आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस पे होती है। और आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस पे इंटरेस्ट की वर्किंग तो होती है, लेकिन आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं आते। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन से बैलेंसेस आते हैं? क्लोजिंग बैलेंसेस। लेकिन इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? आउटस्टैंडिंग एवरेज बैलेंसेस कह रहे हैं, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस जो कुछ टाइम पीरियड कांस्टेंट रहे। इसी तरह लोन नंबर 3 जरा फाइनल करें। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सी फिगर आनी चाहिए आपके ख्याल में? 7 लाख क्लोजिंग बैलेंस, जो लायबिलिटी है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होगी, लेकिन इंटरेस्ट की वर्किंग तो 7 लाख पे नहीं होनी चाहिए। ये जरा आप देख के बताएं कैसे होनी चाहिए।
फर्स्ट 6 मंथ्स की वर्किंग 3 लाख में होनी चाहिए, सेकंड 6 मंथ्स की वर्किंग 7 लाख में होनी चाहिए। तो इंटरेस्ट की वर्किंग आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस पे होती है और क्लोजिंग बैलेंसेस ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना। लेकिन वापस है फर्स्ट लोन पे, क्या ये हो सकता है कभी कि आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस ही क्लोजिंग बैलेंस हो? फर्स्ट लोन देखें, वो कब हो सकता है? जब ड्यूरिंग द ईयर कोई रीपेमेंट ना हुई, कोई लोन में चेंज ना आया हो, तो हो सकता है समटाइम्स कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस ही क्लोजिंग बैलेंस बन जाए, लेकिन ये कुछ जरूरी भी नहीं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में फाइनली जरा मेरी तरफ देख के बताएं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चीज आनी है? क्लोजिंग बैलेंसेस। ईयर एंड पे बनती है ना वो एज ऑन। एज ऑन का मतलब होता है कि इस ईयर एंड पे जो बैलेंसेस है वो आपने लिखने हैं, लेकिन इंटरेस्ट की वर्किंग किस अमाउंट पे होती है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मीनिंग जरा मुझे बता दें। वो बैलेंस से कुछ अर्सा आउटस्टैंडिंग रहा है, आउटस्टैंडिंग अनचेंज रहा है, ठीक है। और अकॉर्डिंगली समटाइम्स हो सकता है कि एक अमाउंट पूरा साल आउटस्टैंडिंग रही हो, जैसा लोन 1 में, लेकिन ये भी हो सकता है कि अमाउंट लेस देन 1 ईयर, 6 मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहे, 1 मंथ आउटस्टैंडिंग रहे, 4 मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहे, तो अकॉर्डिंगली फिर उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट हो, ठीक है। अब आ जाए जरा ये सारी बातें ध्यान में रखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 10 में। हम इस वक्त क्वेश्चन नंबर 10 की बी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, और बी रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं। हम लास्ट पॉइंट मींस रनिंग फाइनेंस की डिस्कशन कर रहे हैं, और रनिंग फाइनेंस शॉर्ट टर्म लोन के लिए वर्ड है। डिसाइड अब ये करना था कि शॉर्ट टर्म लोन का कितना बैलेंस ऐसा है जिसने हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना है। तो इससे पहले कि हम ये सेंटेंस दोबारा पढ़ें, शॉर्ट टर्म लोन का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना चाहिए। और ठीक है मेरी प्लीज, तो अब जरा मेरी ये वर्ड सारे जहन में रखते जरा सेंटेंस दोबारा फाइनली पढ़ना। 60 मिलियन की एक अमाउंट है, ये 60 मिलियन जरा पढ़ के बताएं ये क्लोजिंग बैलेंस है? क्या वर्ड्स लिखे हैं? एवरेज रनिंग फाइनेंस बैलेंस फॉर द ईयर वाज 60 मिलियन, और 9 मिलियन क्या था? ये इंटरेस्ट फॉर द ईयर। एक छोटी सी हमने एक वर्किंग भी साथ की हुई है, यहाँ से एक रेट निकाला था हमने। डेफिनेटली हमें इंटरेस्ट दिया हुआ था, बैलेंस दिया हुआ था, तो हमने एक रेट निकाल दिया था, लेकिन वही रेट अगर 60 मिलियन से मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेट करो, 60 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 15% अगर किया जाए तो वही 9 मिलियन मींस क्या आ जाएगा? तो अब ये जो 60 मिलियन है इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, ये एवरेज बैलेंस दिया हुआ है, ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। क्या ये एवरेज बैलेंस क्लोजिंग भी हो सकता है? लेकिन क्या हमेशा ऐसे ही होगा? अब वही बात मैंने जो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिखाई है, हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर इस 60 मिलियन में कोई चेंज ना आया हो। तो अगर चेंज नहीं आया तो वर्ड्स नहीं, प्लीज मेरे वर्ड्स जरा फाइनल करना जरा सही में। मैं आपसे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 में सब कुछ पूछूंगा जो अपने घर से किया, वहाँ ये सारी चीजें हैं। 60 मिलियन पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि एवरेज बैलेंस है। हो सकता है यही एवरेज बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस भी हो। कब हो सकता है? अगर ड्यूरिंग द ईयर पे लोन में चेंज नहीं आया, तो उस केस में 60 मिलियन हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी आएगा, और डेफिनेटली इसकी बेस पे इंटरेस्ट की वर्किंग भी हुई। लेकिन क्या ये हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर कुछ चेंज आया हो? तो इंटरेस्ट के लिए तो एवरेज बैलेंस यूज हो जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में फिर ये एवरेज बैलेंस नहीं आना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज नहीं आया तो यही एवरेज क्लोजिंग भी होगा, लेकिन अगर चेंज आया तो फिर ये एवरेज है, क्लोजिंग नहीं। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है इस वक्त कि ये तो हमें बताया हुआ कि एवरेज बैलेंस क्या है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज है या नहीं उसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं। देयरफॉर अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 60 मिलियन को लिखूंगा तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि यही एवरेज क्लोजिंग भी है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अदरवाइज अज्यूम किया जाए, क्योंकि वो भी हो सकता है, तो अगर अदरवाइज अज्यूम किया जाए और मैं इसे ना लिखूं तो फिर बताएंगे मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, कि ये नहीं, मतलब क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि ये एवरेज क्लोजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है कुछ चेंज आया। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम अगर मैं 60 मिलियन लिख रहा हूँ, अब आप फाइनल बताएंगे, तो व्हाट आई एम अज्यूमिंग एवरेज ही क्लोजिंग है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं नहीं एवरेज क्लोजिंग नहीं है, हो सकता है कोई चेंज आया हो, तो फिर आप यहाँ क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि एवरेज ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं है। तो हम इसलिए लिख लेते हैं कि जरा हमें याद भी रही सारी बात। तो 60 मिलियन में लिखा, लेट मी फिनिश। शायद इसके वर्ड आगे रनिंग फाइनेंस
लेकिन रनिंग फाइनेंस ऑफ 60 मिलियन को, अच्छा करंट लाइबिलिटीज में लिख रहा हूँ, ये तो सबको पता ना, करंट लाइबिलिटीज में क्यों लिख रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म लोन के लिए बढ़ है। लेकिन अगर मैं इसे करंट लाइबिलिटीज में 60 मिलियन एवरेज को एज इट इज लिख रहा हूँ, तो व्हाट आई एम अज्यूमिंग बोले सर ने सब, एवरेज इज क्लोजिंग एज वन, एवरेज इज क्लोजिंग एज वन। क्या अदरवाइज भी अज्यूम किया जा सकता है? और सर जी अदरवाइज भी अज्यूम किया जा सकता है। क्यों अज्यूम किया जा सकता है? क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, आप लिख लें, लेकिन ब्रैकेट में जो सारी बात है वो शायद आपको समझ आ जाएगी। वर्ड्स क्लियर हो गए हमारा? एवरेज बैलेंस क्या चीज है और क्लोजिंग बैलेंस क्या चीज है? क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग है, एवरेज एवरेज है। क्लोजिंग बैलेंस क्या चीज है और एवरेज बैलेंस क्या चीज है? क्लोजिंग बैलेंस जो रिमेनिंग लायबिलिटी रह गई है उसका नाम है, और एवरेज बैलेंस उस लायबिलिटी का नाम है जिस पे इस साल इंटरेस्ट देना, आउटस्टैंडिंग एवरेज बैलेंस पे इंटरेस्ट देना है, और क्लोजिंग बैलेंस की अमाउंट ने आपका क्लोजिंग लायबिलिटी के तौर पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग बैलेंसेस ने आना है या एवरेज बैलेंसेस ने आना है? ये सच्ची कोशिश करने से होता है, लेकिन नई चीजें हैं तो थोड़ी सी एफर्ट तो बढ़ने करनी पड़ती है। क्लोजिंग बैलेंसेस क्यों स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब भी आपने बनाई है हमेशा ऊपर क्या लिखा आपने? एज ऑन। एज ऑन का मतलब क्या होता है? जो भी डेट लिखी हुई उस दिन के सारे बैलेंसेस, तो उस दिन का बैलेंसेस का मतलब ईयर एंड पे ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन रही है, हम ईयर एंड की बात कर रहे हैं। तो 60 मिलियन वाज नॉट क्लोजिंग, क्वेश्चन में क्लोजिंग वर्ड नहीं है मैंने, लेकिन इसे क्लोजिंग क्यों समझ लिया है? इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से मैंने ये अज्यूम किया है कि ड्यूरिंग द ईयर कोई मूवमेंट नहीं हुई, देयरफॉर एवरेज ही क्लोजिंग होगा। ठीक है, लेकिन क्या ये अदरवाइज हो सकता है? दूसरा एक डिसीजन है जी, एक 9 मिलियन की अमाउंट है। बाकी मैं अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे भी पूछूंगा और फिर ये इंशाल्लाह और फाइनल करते हैं। मैं अगले क्वेश्चन में भी दिखाता हूँ, पिछले में भी दिखाता हूँ। अब 9 मिलियन जरा एक मिनट मुझे फाइनल कर दूंगा। 9 मिलियन क्या है? इंटरेस्ट के साथ कोई और वर्ड भी लगाया, जरा पढ़ के जरा। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है? नहीं, मार्कअप और इंटरेस्ट इंटरचेंजेबली वर्ड है। ये कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस है या इंटरेस्ट पेएबल है? बेटा ये पढ़ने से पता चलेगा, ये कोशिश करने से पता चलेगा। जिसने सवाल किया वही जवाब दे। प्लीज मैं दूंगा जवाब, लेकिन प्लीज ट्राई तो करें। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है या पेएबल है? क्या तो कंफर्म है, क्या तो कंफर्म है? इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये तो कंफर्म है। कैसे, क्या वर्ड्स लिखा है? फॉर द ईयर भी है, मार्कअप चार्ज फॉर द ईयर। क्या वर्ड्स लिखे मैं पढ़ दे जरा। मार्कअप चार्ज बाय बैंक फॉर द ईयर। क्या इस साल का इंटरेस्ट है? ये इस साल का इंटरेस्ट है तो एक्सपेंस है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम बना रहे हैं, क्या यहाँ एक्सपेंस आना है या पेबल आना है? ये वर्किंग हमने कल भी की है। ये अपना जरा रजिस्टर खोला, रजिस्टर स्पेसिफिक बोरिंग से एक वर्किंग हुई थी, जरा रजिस्टर में देखो। स्पेसिफिक बोरिंग्स के इंटरेस्ट इंकर्ड में जाए जरा, पहुंच जाएंगे कहाँ है? इसका फर्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट इंकर्ड बताएं कितना? 1.625 आगे नहीं, सही है नहीं, वो नीचे है, ऊपर वाला ही फर्स्ट 6 मंथ्स का, वो अगला 7 मंथ्स का हो जाएगा। फर्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट इंकर्ड दोबारा बताएं करेंगे। ये एक्सपेंस है, लेकिन डेफिनेटली एसेट की कॉस्ट में ऐड हुआ। लेकिन क्या ये पे हो गया था? डिटेल ऑफ पेमेंट्स वाला टेबल देखा, डिटेल ऑफ पेमेंट्स वाला टेबल देखें नेक्स्ट पेज पे। क्या ये फर्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट पे हो गया था? तो ये पेबल तो नहीं था। क्यों नहीं था पेबल? एक्सपेंस था, पे हो जाने की वजह से लायबिलिटी तो नहीं है। लेकिन दोबारा उधर ही आ जा रहा। एक फिर हमने जून की वर्किंग भी की थी, एक महीने जून की वर्किंग भी की थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 0.217 शायद। ये क्या है? ये भी एक्सपेंस है, लेकिन ये पे ना होने की वजह से अपनी एक्सट्रैक्ट्स की फिगर्स देखें, ये हमने 0.217 अपनी करंट लायबिलिटीज में लिखा। ये क्यों लिखा? वो क्यों नहीं लिखा, ये क्यों लिखा?
तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लायबिलिटी आनी है जो रह गई है, टोटल एक्सपेंस नहीं आना, पेबल आना है, ठीक है। अब इसको दोबारा करनी ध्यान में रखें, 9 मिलियन पे आया, 9 मिलियन क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है सर, क्या ये पे हो गए? पढ़े दोबारा सेंटेंस पढ़े, ये तो पढ़े को पता चलना। मार्कअप चार्ज बाय द बैंक 9 मिलियन लिखा हुआ है, एक्सपेंस है, ये कंफर्म ही एक्सपेंस है, बार बार मैं बोली जा रहा हूँ, पता नहीं कंफर्म है भी नहीं। क्या प्लीज इस लाइन से पता चल रहा है ये है एक्सपेंस तो है, लेकिन हम इस वक्त स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एंगल से अगर सोचें तो हमें चाहिए कि क्या पेबल भी है या नहीं। तो इस लाइन से एक्सपेंस तो पता चल रहा है, पेड का पता चल रहा है। अब हो सकता है सारा ही पेबल हो सकता है, ये भी हो सकता है कुछ मंथ्स का पे हो गया हो और कुछ मंथ्स का पेबल रह गया हो। तो वंस अगेन इस 9 मिलियन के एंगल से क्वेश्चन में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम ये डिसाइड कर सकें कि सारा ही पेबल है, फॉर एग्जांपल हाफ पेबल है, 1 मिलियन पेबल है वगैरह वगैरह, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो 9 मिलियन एक्सपेंस तो है, लेकिन क्या ये सारा पेबल है, इस एंगल से क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं। देयरफॉर अगर फॉर एग्जांपल मैं 9 मिलियन करंट लायबिलिटीज में लिखूं तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि सारा पेबल है, लेकिन डेफिनेटली आप क्या कह सकते हैं कि ये पे हो गया है, देयरफॉर इसे करंट लायबिलिटीज में नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्या ये एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में आना चाहिए? एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में आना चाहिए, अनलेस इसमें से जो कैपिटलाइज हुआ वैसे कॉस्ट में चला जाएगा। मैं किस चीज का डिसीजन ले रहा हूँ इसको कि इसमें से कितना पेबल रह गया, तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में एग्जैक्टली नहीं पता कितना पे हो गया है कितना नहीं हुआ, इसलिए हम सही डिसीजन तो नहीं ले सकेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 9 मिलियन लिखूं तो मैं क्या समझ के लिख रहा हूँ ये पता। तो व्हाट आई एम अज्यूमिंग, अगर मैं ये कर रहा हूँ अज्यूमिंग ऑल इज पेबल, ये मुझे अज्यूम क्यों करना पड़ा है, 60 भी और 9 भी कुछ अज्यूम क्यों करना पड़ा है? दोबारा 60 बताएं, 60 में क्या इंफॉर्मेशन नहीं है सही कि क्लोजिंग कितना है, हमें अज्यूम करना पड़ा अगर लिखना तो। और सिमिलरली 9 में पेबल कितना है ये भी एग्जैक्टली नहीं पता, इसलिए अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, अज्यूमिंग ऑल इज पेबल। लेकिन डेफिनेटली आप मुझसे इन लास्ट 2 पॉइंट्स के हवाले से इख्तलाफ कर सकते हैं क्या, लेकिन अज्यूम करके ये सही बता दीजिएगा इख्तलाफ क्या कर सकते हैं आप। 60 में क्या इख्तलाफ हो सकता है कि हम नहीं मानते ये क्लोजिंग है, हम नहीं मानते ये क्लोजिंग है, क्योंकि एवरेज और क्लोजिंग डिफरेंट हो सकता है। और अगर आप ये कहेंगे तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, लेकिन ब्रैकेट में आपने क्या लिख रहे होंगे, अगर फॉर एग्जांपल आपने जेम में ब्रैकेट बनाया क्या आई एम अज्यूमिंग के एवरेज इज नॉट क्लोजिंग, और सिमिलरली अगर 9 मिलियन नहीं लिख रहे आप तो आप क्या सोच रहे होंगे कि ये पे हो गया है, ठीक है। और अगर पे हो गया फिर डेफिनेट लायबिलिटीज में नहीं आना चाहिए। मुझे जरा फाइनल बता दें मैंने 9 क्या अज्यूम करके लिखा, नहीं वो तो अंग्रेजी में लिखा ना यार, आपको क्या समझ आई, 9 मिलियन क्या समझा मैंने, एक्सपेंस भी है और पे नहीं हुआ इसलिए मैं लायबिलिटीज में लिख रहा हूँ। और 60 क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि ये क्लोजिंग भी एज इट इज है, शायद कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब नोट कर लें, मेरे ख्याल उसके बाद अगली बातें करते हैं। आप भी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जो हम अज्यूम कर रहे हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते नहीं प्लीज। बहरहाल मैं कोशिश तो मैंने की है कुछ समझाने की, कोई बात अब वैसे तो मेरा ख्याल क्वेश्चन नंबर जो 3 अपने घर से किया ना वो मैंने इसीलिए कल दिया था, उसमें भी अभी ये सारी चीजें आई होंगी, कुछ ना कुछ आपको डिसीजन लेने पड़े होंगे, तो वो भी साथ बीच में मिला लेते हैं, फिर एक दफा दोबारा फाइनल कर लेंगे। जी नोटेड है प्लीज, चले पेज नंबर 92 पे जरा डिस्कशन अवॉइड करें प्लीज। ये सर जी पेपर में सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, एग्जाम में बहुत सीरियस क्वेश्चन आते हैं, सीरियस लीजिएगा मेरी बातें करनी। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले तो मुझे बता दें कितने लोगों को पढ़ने का टाइम मिला है, ये हाथ इतना नीचे से इतना सा क्यों दिखाया मैंने, यानी कि मैं वही समझू जो हकीकत है, कल टाइम ही नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 3 सामने रख लें, पेज नंबर कौन सा, चंद बातें पहले मुझे वैसे बता दें, उससे बाद अगर आपके कोई क्वेश्चन आएंगे तो मैं इंशाल्लाह पे डिस्कस करता हूँ। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोरिंग थी या जनरल ऑन फंड्स भी थे, इसका जरा मुझे डिटेल ऑफ पेमेंट्स बनवाया, जरा अपने रजिस्टर में बनाया होगा।
डिटेल ऑफ पेमेंट्स की आपने एक वर्किंग की होगी, ये वर्किंग आप किन क्वेश्चंस में करेंगे? जहां 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 सेंटेंस पूरा करें, जहां एक से ज्यादा सोर्सेज हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक ही है फिर इशू नहीं है, तो आपने शुरू में ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जी। मेरे को सिर्फ फिगर्स आपने लिखवानी है जस्ट एक जी। फर्स्ट रेलेवेंट डेट, एक सेकंड, डेट, पर्टिकुलर्स या डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इसमें कोई रिटेंशन मनी वाली स्टोरी नहीं थी जो कल बातें हुई हैं, तो सिंपली शायद आपने अमाउंट का कॉलम बनाया होगा, उसके बाद फंड्स फ्रॉम में भी कौन कौन से बस कॉलम बने, ओन फंड्स की इंफॉर्मेशन नहीं थी या थी, तो स्पेसिफिक एंड जनरल, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर डिसाइड आप करेंगे कि कॉलम कौन कौन से बनने हैं, ठीक है जी। अब तक जिन लोगों ने नहीं भी सही तरह पढ़ा, मैं इंशाल्लाह सारा बोलूंगा। अब साथ साथ रहेगा, क्वेश्चन सामने रखिएगा, मैं साथ साथ क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। नेट तो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि उसमें रिटेंशन मनी पेमेंट के बाद नेट अमाउंट लगाई थी। यहाँ तो ऐसे कोई जितनी अमाउंट एक्सपेंडिचर की है वही पे नहीं है, उसमें कोई ऐसा फर्दर डिडक्शन नहीं है। कल एडवांस भी डिडक्ट हो रहा था, रिटेंशन मनी भी डिडक्ट हो रही थी, तो वो डेफिनेटली कॉलम तभी बनाया जब जरूरत हो। यहाँ जितनी अमाउंट है वो सारी पे होनी है। ये सर 31 जनवरी को क्या हुआ जी? फर्स्ट पेमेंट हुई है, कंप्लीट साइलेंस कैंडी, अमाउंट बताएं। 2 लाख। थाउजेंड में अगर आपने किया होगा तो मेरे बिल्कुल एतराज नहीं है, लेकिन अगर मैं पूरा लिख दूंगा तो आई होप कि मेरे पे भी एतराज नहीं जी। ये 2 लाख कहाँ से पे हुआ है? अच्छा, ये क्वेश्चन में लिखा भी हुआ था, कौन सी लाइन में जरा ढूंढ के बताएं, किस पैराग्राफ में कहाँ पे? ये जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी स्टार्टिंग लाइन में लिखा हुआ था, तो यहाँ कुछ हमें खुद से डिसीजन नहीं लेना पड़ा। वैसे भी उसने नीचे बताया भी हुआ है कि स्पेसिफिक लोन जो है वो शायद 31 मार्च को लिए, तो उस दिन जिस दिन ये पहली पेमेंट हुई है, स्पेसिफिक लोन वैसे था भी नहीं, लेकिन स्पेसिफिकली इसने बता भी दिया था कि ये जनरल से ही पेमेंट हो रही है। डन है प्लीज। देन इसके बाद नेक्स्ट डेट बताएं। 31 मार्च को क्या हुआ है? सेकंड पेमेंट कितने की हुई है? 450 की हुई है। स्पेसिफिक लोन आ गया हुआ है, सारी पेमेंट उसमें से हो सकती है। कितना लोन आया था? 8 लाख का, तो 4,50,000 सारा वहां से पे हो सकता है। नेक्स्ट डेट 30 जून, 30 जून वाले दिन थर्ड पेमेंट 1 लाख रुपीस की हुई है। अभी भी स्पेसिफिक फंड सफिशिएंटली अवेलेबल हैं, तो पहले स्पेसिफिक ही यूटिलाइज होंगे। नेक्स्ट डेट बताएं। 31 अक्टूबर फोर्थ पेमेंट हुई 2 लाख रुपए की, स्पेसिफिक ही यूज हो सकता है। कैलकुलेट लेकिन करें जरा, कैलकुलेटर पकड़ें। ये 450 प्लस 1 लाख प्लस 200, ये 750 अब यूज हो गया। नेक्स्ट पेमेंट है 30 नवंबर को, फिफ्थ पेमेंट कितने रुपए की है? 2,50,000 की टोटल पेमेंट है, लेकिन अब स्पेसिफिक फंड्स रह कितने गए थे? तो 50 वहां से यूज हुए, और बाकी फिर 2 लाख बच जाएगा, जो फिर जनरल से ही हो सकता है क्योंकि और तो कोई क्वेश्चन में सोर्स अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले तो कहानी मुझे ये बता दें, टेबल बनाते कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ये हो बनना चाहिए था शायद, इतना टफ नहीं था ये। देन सर उसके बाद आ जाए जरा लास्ट में जो टेबल बना हुआ है, एक रिक्वायरमेंट्स ऊपर टेबल, लास्ट रिक्वायरमेंट जहाँ लिखी उससे ऊपर एक टेबल बना हुआ है, वो मेरे साथ टेबल जरा पढ़े। एक तो वर्ड ये मीडियम टर्म भी जरा फाइनल करने। वैसे हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज ही हेडिंग होती है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट लायबिलिटीज मींस होता है, क्या होता है वैसे? लायबिलिटी पेएबल विद इन नेक्स्ट 12, ये नेक्स्ट भी ध्यान में रखें, नेक्स्ट 12 मंथ्स। नेक्स्ट किस दिन से गिनने होता है? जिस जो ईयर एंड होता है उसके बाद नेक्स्ट 12 मंथ्स। और नॉन करंट लायबिलिटीज नेक्स्ट 12 मंथ्स के बाद जो पेमेंट्स हो, ठीक है, आफ्टर 12 मंथ्स जो पेमेंट्स होनी है वो नॉन करंट लायबिलिटीज में आते हैं। लेकिन लोन्स के साथ अगर तो शॉर्ट टर्म लोन लिखा हो तो वो तो हमें पता है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में होगा,
लेकिन लोन्स के लिए कभी कभी बैंक्स जो है एक मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म वर्ड भी लगा देते हैं। हमारे लिए वो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लॉन्ग टर्म ही होंगे फॉर द पर्पज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बैंक्स क्या करते हैं, अगर 5 से 7 साल तक का लोन हो तो उसे मीडियम टर्म बोल देते हैं, और अगर 10-15 साल से ज्यादा का लोन हो तो उसे समटाइम लॉन्ग टर्म बोल देते हैं। लेकिन हमारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो मीडियम टर्म लोन हो या लॉन्ग टर्म लोन हो, वो नॉन करंट लायबिलिटीज में ही है। तो इस वर्ड से कोई हमें अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल शायद को बताया भी हो, इसमें कहीं लिखा है कितने अर्से का लोन है? नहीं मतलब इसकी टर्म बताई भी गई, ये आपने खुद से लिखा। ये मीडियम टर्म लोन अगर है तो ये 5 to 7 years अराउंड होता है। लेकिन हमारे लिए यही मीडियम टर्म लोन लाइबिलिटीज के एंगल से कहाँ आएगा, नॉन करंट में क्यों आएगा? क्योंकि ये होता है 1 साल से ज्यादा अरसे का ही। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मीडियम टर्म लोन भी अगर 5 to 7 years अराउंड तक है तब भी ये करंट या नॉन करंट, नॉन करंट में ही नजर आए। ठीक है, तो मीडियम टर्म से कभी ऐसे वर्ड अगर आते परेशान नहीं होना, सिंपली इट इज लॉन्ग टर्म लोन फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। जी अब लोन कितना था जी, बता दें यार, ये तो बताओ। 8 लाख का लोन था, 31 मार्च को लिया था। इसमें से कोई रीपेमेंट तो नहीं हुई, तो स्पेसिफिक लोन की वर्किंग होपफुली आप लोगों ने कर ली होगी है। मुझे देख के लिखवा देंगे, मैं जर्नल की फिर डिस्कशन करता हूँ आपसे। कहाँ से देख के लिखवा देंगे, कहाँ से देख के लिखवा देंगे? क्वेश्चन से ही देख के लिखवा दें। लोन की अमाउंट बता दें, मल्टीप्लाइड बाय कौन से 9? यार वो एक 15-20 दिन सस्पेंशन रही है, ये ढूंढ के बताएं कौन सी लाइन में लिखा हुआ है, कहाँ रिक्वायरमेंट, ये जो टेबल लास्ट में दिए इससे ऊपर जरा ढूंढे। ये 6 हफ्तों के लिए काम रुका रहा है, नेसेसरी सस्पेंशन थी, नेसेसरी सस्पेंशन थी। क्या एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए सस्पेंशन जरूरी थी? तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगी। कब सस्पेंशन होती है? जब अननेसेसरी डिले हो जाए। ठीक है, तो इसका तो नहीं प्रॉब्लम, 9 मंथ्स मैंने पूरे गिन दिए। ये आंसर आएगा 54,000। इन्वेस्टमेंट इनकम फिर लेस होनी है। इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग आप लोगों ने की होगी है, मुझे जरा बताएं कैसे की? मुझे फिगर्स बोले मुझे आइडिया हो जाएगा, जिन लोगों ने की है 2-3। आपने लिया होगा 3,50,000। आपने ये लिया कैसे वो मैं बता देता हूँ। 8 लाख कैश आया था और पहले ही दिन 4,50,000 यूज हो गया था। ये कहाँ से पता चला था? डिटेल ऑफ पेमेंट्स में स्पेसिफिक बोरिंग का कॉलम है। तो बचा कितना था, किस दिन बचा था, दोबारा रिवाइज करने में सब कुछ। 31 मार्च को टेबल देखें, ये दोबारा इसमें से पैसे यूज कब हुए हैं? 30 जून को। तो कितने महीने ये 3,50,000 कौन से 3 महीने? एनी कंफ्यूजन इन द मंथ्स? काउंट हो गए सही? आगे चलें, बात अभी खत्म नहीं हुई शायद। नेक्स्ट पेमेंट देखें, 2,50,000 नहीं सॉरी 1 लाख यूज हुआ, 1 लाख यूज हुआ, 250 रह गया, मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स गिनते हैं इसके, कौन से 4? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के एंड तक। ठीक है, और फाइनली फिर एक वर्किंग शायद और है, कितने पे? 50,000 किस दिन सरप्लस रह गया था? 31 अक्टूबर पे। और यूज कब जाके हुआ? नवंबर के एंड पे। तो मल्टीप्लाई बाय 6% एंड मल्टीप्लाइड बाय नवंबर का 1 मंथ। तो अकॉर्डिंग टू फिगर्स भी बोल दी 5,250 5,000 एंड 250। जी बाकी मैं सब कुछ कंप्लीट नहीं कर रहा, वो मेरे ख्याल हो जाएगा। ये वर्किंग बस मैं सुनना, मैं जरा एक क्वेश्चन की तरफ और जाना चाह रहा हूँ। हम लिख रहे हैं, देख से लिख रहे हैं, हम फिर देख के लिख रहे हैं। हम कॉमा भी देख के लिखना चाह रहे हैं, कॉमे क्यों नहीं लगे हुए? हमारे भी नहीं लगे हुए। ये वर्किंग हो गई थी बेटा सबकी? हमारे जरा जर्नल पे नीचे टेबल। प्लीज जब तक बेटा इंडिविजुअली कोशिश नहीं करेंगे बात फिर बनेगी नहीं यार। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन 100% कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये जरूर थी कि जो हो सकता है वो ट्राई कर लिया जाए।
और कम से कम यहाँ तक पहुंचते आई होप के स्पेसिफिक बोरिंग्स का इंटरेस्ट इंकर्ड और इन्वेस्टमेंट इनकम का डिसीजन लिया जा सकता है। बहरहाल टेबल नीचे बना उसमें जरा, ये जो एंड में दो लाइंस हैं ये जनरल बोरिंग्स की थी, स्पेसिफिक लोन तो सिर्फ एक मीडियम टर्म वाला था, बाकी ये दो लोन्स हैं कौन कौन से वर्ड्स बोल दे जरा, एक बैंक ओवर ड्राफ्ट और एक नीचे 7 ईयर लोन भी है। अब ये जरा सेंटेंस में साथ दोबारा पढ़ ले, पहले बैंक ओवर ड्राफ्ट वाला पढ़े। Weighted average amount outstanding during the year was 7,50,000 and the interest charged thereon by the bank was 33,800। इस टेबल के ऊपर एक सेंटेंस लिखा हुआ है वो भी जरा देखें, फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ डेट वर आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड 31 December 14। ये जो एंड में रुपीस दिए हैं इस टेबल में, इन पे आए जरा। ऊपर वाला सेंटेंस अगर हम पढ़ के इन फिगर्स को देखें, 8 लाख, 12 लाख, 90 लाख को, तो ये 8 लाख क्या है? नहीं 8 लाख क्या है? डेट का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है किस दिन? ईयर एंड पे क्लोजिंग और आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ईयर एंड का आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग भी बोल रहा हूँ 31 दिसंबर का डेट 12 लाख क्या है? ये भी क्लोजिंग बैलेंस है, किस दिन के बैलेंस है? 31 दिसंबर के। 90 लाख के, ये भी ईयर एंड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, ईयर एंड पे एग्जिस्ट करते हैं बैलेंसेस। क्या ये तीनों बैलेंसेस? अब बैंक ओवर ड्राफ्ट पे वापस आएगा, 7,50,000 के। अब यहाँ वो कहते हैं 7,50,000 एवरेज है, ब्रैकेट के बाहर आके कहता है 12 लाख बैलेंस है। कहना वो क्या चाहता है? क्या इस साल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कुछ और है और एंड पे क्लोजिंग बैलेंस कुछ और है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में लाया जरा। अगर आपने यहाँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी हो तो आप 12 लाख देख रहे होंगे या 7,50,000? 12 लाख। लेकिन अगर इंटरेस्ट की वर्किंग करनी हो तो वो आउटस्टैंडिंग एवरेज बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एवरेज बैलेंस पे करेंगे। 33,680 ढूंढना, 800 ढूंढना। ये क्या है 33,800? ये 12 लाख पे इंकर हुआ है या 7,50,000 पे इंकर हुआ है? तो कुछ डिफरेंस क्लियर हुआ है सर? इस क्वेश्चन में बताया हुआ हमें कि एवरेज बैलेंस है 750,000 जिस पे इंटरेस्ट की वर्किंग होनी चाहिए, और अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी होती तो 12 लाख स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे आना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन में क्लैरिटी से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आखिरी लाइन पढ़े, एक 7 ईयर लोन भी था, 10% 7 ईयर लोन, इसके आगे सेंटेंस पढ़े, ये कब लिया था? नीचे जरा ईयर एंड में रखिएगा जरा, इस साल लिया था या इससे पिछले सालों में लिया था, और वापस कब करना है? ना इस साल लिया है ना इस साल वापस करना किया है, तो 90 लाख ढूंढना जरा। 90 लाख क्या है? आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस है। और दोबारा डेट्स को जरा देख के बताएं, ब्रॉड डाउन बैलेंस इस साल का क्या होगा? हमारे वाले साल 2014 का ब्रॉड डाउन भी क्या होगा? 9 मिलियन ही क्यों होगा? पिछले सालों में लिया था और इस साल वापस भी नहीं किया, अगले साल वापस करना। ये उसी तरह ही हो गया तकरीबन जिस तरह वो डिबेंचर्स से। ये क्वेश्चन नंबर 6 में जल्दी से जाकर दोबारा देखना, डिबेंचर्स नहीं थे जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 में पिछले सालों में लिए थे और अगले सालों में वापस करने, तो ब्रॉड डाउन बैलेंस और कैरी डाउन बैलेंस पे सेम ही बन गया था। उसी तरह वापस आए जरा, 9 मिलियन क्लोजिंग बताया हुआ है, लेकिन पीछे लाइन पड़ेगा तो इसका मतलब ये बनेगा ये ओपनिंग ही होगा, और अगर ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होगा तो 9 मिलियन एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर द ईयर भी होगा। ये 9 मिलियन क्या क्या क्यों होगा? क्लोजिंग तो ये है, ओपनिंग भी क्यों होगा? पिछले सालों में लिया था तो इस साल का स्टार्टिंग पॉइंट भी लायबिलिटी यही होगी, और अगर ओपनिंग और क्लोजिंग 9 मिलियन होगा तो इस साल का इंटरेस्ट भी इसी 9 मिलियन पे एज अ आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी आएगा। अब बैंक ओवर ड्राफ्ट में तो चेंज नजर आ रहा है, लेकिन बैंक लोन में चेंज आने की वजह से 9 मिलियन पे ही वर्किंग करेंगे। बहरहाल आखिरी चीज आप सुन लें, 2 जनरल लोन्स हो गए थे, 2 जनरल लोन, तो फिर कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना होता है। कैपिटलाइजेशन रेट का फार्मूला किसी को पता है? अब ये भी पूरे वर्ड से सही बोल रहे हैं, बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड है और डिवाइड बाय वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस, वेटेड बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, तो मुझे सही तरह फिगर्स लिखवानी है आपने। एक से ज्यादा जर्नल लोन्स अगर हो तो फिर कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना है।
जर्नल और स्पेसिफिक को इकट्ठा नहीं करके करना है, स्पेसिफिक की बहस खत्म होगी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट पे जरा, बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट इनकम बताएं। 33,800 और इसकी बेस में बैलेंस लिखवाएं। और यार 12 लाख यार, कम ऑन यार प्लीज, सबको पता है 750,000 वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर द ईयर। और दूसरा करवाएं 9 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10%, 9 लाख की वर्किंग होगी इंटरेस्ट की, और इसकी बेस में बताएं। अब इसकी बेस में 9 मिलियन पूरा क्यों एज इट इज जा रहा है? क्योंकि आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी सेम हो गया है। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस, एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैन बी इक्वल टू क्लोजिंग बट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द क्लोजिंग। तो दोनों चीजें आई होप कि आप सही तरह आपके सामने क्लियरली आ गई हैं। सॉल्व कर दें इनटू 100 करके 9.58 अप्रोक्सीमेटली %। ठीक है जी। बाकी अब आपको बता दें, मेरा ख्याल है कि आपने एक्सपेंडिचर से रेट मल्टीप्लाई कर लिए होंगे। बोर्ड पे जरा देखें, ये कैलकुलेशन दोबारा कर लीजिएगा अगर आपने नहीं की तो। मैं ये बेटा बड़े आराम से हो जानी थी यार, ऐसे बोर्ड से देख के क्या लिखना है। इंशाल्लाह आज घर जाकर आप कंप्लीट कर लेंगे मुझे लग रहा है। कल आपको यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ये क्वेश्चन सीरियसली घर के लिए दे रहा हूँ। असल मैंने परसों भी दिया, मेरे मैंने डिस्कस नहीं किया, आपका ख्याल था पता नहीं मजाक ही हो रहा है। तो कोई नहीं, आज इंशाल्लाह सीरियस हो जाएगा। तो प्लीज कर लेंगे। मुझे सिर्फ ये बता दें एक्सपेंडिचर्स पे मंथ कितने बने? नहीं एक सेकंड, लास्ट जनरल बोरिंग से कॉलम में 2 लाख और नीचे जो फिर 2 लाख है, इस पे पहले 2 लाख पे कैपिटलाइजेशन रेट तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन मंथ सर मुझे बता दें ये फाइनली कैसे गिनते हैं? डेट ऑफ एक्सपेंडिचर से ऑनवर्ड्स ईयर एंड तक ही आएंगे क्योंकि शायद काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो 11 मंथ्स बन जाएंगे। 31 जनवरी है तो फरवरी से लेकर दिसंबर तक, और लास्ट एक्सपेंडिचर की डेट क्या है? 30 नवंबर है, तो एक महीना इस पे बन गया। ठीक है, तो आई होप के फिनिशिंग टच खुद से दे देंगे आप। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 9 ढूंढना जी। लोन जो लास्ट वाला लिखा हुआ क्वेश्चन में कि एक ही स्पेसिफिक लोन है, पूल ऑफ लोन जनरल ऊपर लिखा हुआ है पूल ऑफ फंड्स, existing pool of funds. The first payment was funded from the entity's general borrowings. However, the entity succeeded in raising a medium-term loan with an interest. These funds were, थर्ड लाइन में लिखा हुआ है कि ये जो मीडियम टर्म लोन है ये स्पेसिफिकली लिया, ये जो मीडियम टर्म लोन है ये स्पेसिफिकली लिया है। बाकी जो लोन्स हैं वो इसलिए जनरल है क्योंकि स्पेसिफिक सिर्फ ये। और बेटा लिखा हुआ कि स्पेसिफिक ये है तो बाकी फिर कौन सा है? किसके लिए लिखा, पढ़ के बताएं। तो मीडियम टर्म लोन कौन सा लोन हो गया, बाकी कौन सा है? तो इसलिए वो कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 9 का पेज नंबर बताएं। जब क्वेश्चन नंबर 9 का पेज नंबर 86 पे जरा सेकंड, इसमें क्या मसला होगा? मैं है ये कंप्लीट हो गया है मसला इसमें? सिर्फ मुझे ये पेज नंबर 87 पे एक मिनट है जहां ये रिक्वायरमेंट्स ऊपर है, लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ, ये पढ़ के बताएं। कड़ी डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग की स्टार्ट होगी नहीं? ये एक सेकंड रिवाइज कर ले जरा, एक दिन जरा पुरानी बात। फैक्ट्री बिल्डिंग कंप्लीट कब हो रही है? चले पहले ये तो ढूंढना। नहीं कंप्लीट कब हुई है? ना 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 कंप्लीट 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 कब हुई है? कहाँ लिखा, ढूंढे कहीं? ये पिछले पेज पे कहीं लिखा होगा, बस पैराग्राफ पेज नंबर 86। अप्रैल में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और 7 मंथ्स तक गिनने कितने कब बनेंगे? 31 अक्टूबर बनेगा ये, गिन लेंगे। अब आए लास्ट पैराग्राफ। 31 अक्टूबर पे ये कंप्लीट है, लेकिन वो कहता है बिल्डिंग की लाइफ 10 ईयर आफ्टर कंप्लीशन, लेकिन फिर फर्नीचर डिले हुआ जिसकी वजह से बिल्डिंग अवेलेबल फॉर सॉरी ब्रॉट इनटू यूज, अंडरलाइन कन्वर्ट, ब्रॉट इनटू यूज और अवेलेबल फॉर यूज का मीनिंग क्या है? अवेलेबल फॉर यूज का मतलब है इस्तेमाल के लिए तैयार है, अवेलेबल हो गई है। और ब्रॉट इनटू का मतलब है एक्चुअली यूज कब करना शुरू किया, इस्तेमाल में लाए कब है, ब्रॉट इनटू यूज, और इस्तेमाल के काबिल कब है, अवेलेबल फॉर यूज। तो डेप्रिसिएशन begins when the asset is available for use, which is 31st October। तो 1 जनवरी यकीनन डिले हुआ है,
फर्नीचर ना होने की वजह से हम बिल्डिंग को यूज नहीं कर सके, लेकिन डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। इट इज इररिलेवेंट कि एक्चुअली कब से यूज करना शुरू किया है। तो ड्यूरिंग द ईयर 2 मंथ्स की भी डेप्रिसिएशन बनेगी इस पे। ये साथ एक दफा मेरा ख्याल है दोबारा वर्ड्स लिखना, ये जहाँ पैराग्राफ एंड हुआ है, डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। देन उसके बाद पेज नंबर 86 पे सेकंड आएगा, इसमें कुछ परसेंटेजेस दी हुई थी, ये समझ आ गई थी परसेंटेजेस? बता देंगे जरा एक दो फिगर्स। 20 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 10% कितना बन गया? 2 मिलियन। एक और बता दें। तो ऊपर बेटा 20 मिलियन दिया हुआ था, उसके ऊपर नीचे पेमेंट्स जो थी वो परसेंटेजेस में दी हुई थी, तो होपफुली कैलकुलेट हो सकती है। 2 मिलियन, फिर 9 मिलियन, 3 मिलियन एंड 6 मिलियन। अच्छा, आपने वर्किंग कब की होगी? तो मिलियंस में की है या रुपीस में की है? अगर मिलियंस में की है तो मेरे वर्ड जरा गौर से सुने। जब मिलियंस में आप करेंगे तो फिर फिगर हो सकता है कि आप मिलियंस में ही राउंड ऑफ करें, और करना भी फिर मिलियंस में चाहिए। तो फिर एग्जैक्टली आपका आंसर अगर बुक वाले आंसर से मैच ना करे तो वो कोई इशू नहीं है, वो अप्रोक्सीमेटली मैच करना चाहिए। इस चक्करों में प्लीज ना पड़े, राउंडिंग ऑफ इज नॉट एन इशू एट ऑल। अगर आप मिलियंस में लिख रहे होंगे और क्वेश्चन का अगर आंसर आपके बुक में रुपीज में है, तो डेफिनेटली रुपीज को राउंड ऑफ करते हुए थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से राउंड ऑफ हो गया होगा, और मिलियंस में अगर करेंगे तो हो सकता है आपने पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स में किया हो, तो अकॉर्डिंगली डिफरेंट राउंड ऑफ हो जाए, तो वो कोई इशू नहीं है। राउंडिंग ऑफ का ये पेपर नहीं है, ये काउंटिंग का पेपर है। राउंड ऑफ करें प्लीज, लेकिन लॉजिकली करें। कैसे करें? पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स में अगर जाना चले जाए, लेकिन वहां जाके लॉजिकली राउंड ऑफ करके बात खत्म करें। तो राउंडिंग ऑफ की वजह से अगर कभी आपका आंसर बुक के आंसर से मैच ना हो तो वो कोई इशू नहीं है। मेरे सामने यही सवाल उठा हुआ है, तो इसलिए मैं इसी को दोबारा एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम राउंडिंग ऑफ का पेपर नहीं दे रहे, हम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स का पेपर देना चाह रहे हैं। तो एग्जामिनर राउंडिंग ऑफ से अगर नंबर काट रहा होता तो ठंडे दिल से सोचें आप भी कहाँ होते, और मैं तो शायद अभी एएफसी के पहले पेपर में होता। और एग्जाम हॉल जरा ध्यान में लाएं, वहां राउंडिंग ऑफ तो पता नहीं कहाँ रह जाती है, वहां तो गेम ही और होती है। तो वहां पेपर अटेम्प्ट करना होता है, वहां अगर हम 100% सही फिगर लिखने के चक्कर में पड़ जाए तो शायद एक भी फिगर सही नहीं आ सकती। तो राउंड ऑफ किया जाता है वहां भी यहाँ भी, और राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जिस तरह कल वाला रजिस्टर खोलना था, हम वो चले गए थे 79.6177 वगैरह पे, तो वहां 7868 आराम से हो सकता था, और अगर किसी ने किया था तो मैंने कल ही बताया था, वो कोई इशू नहीं है। तो हम राउंडिंग ऑफ पे प्लीज जब तक बहस नहीं छोड़ेंगे, हम ना कभी रिलैक्स हो सकते हैं, और खासतौर पेपर में तो इसी टेंशन में रहेंगे हम, और अल्लाह करे कि एक आध फिगर लिख के उड़ जाए वहां से। तो प्लीज राउंड ऑफ करें, लेकिन राउंडिंग ऑफ बस लॉजिकली करें। इसका मीनिंग बताइए, लॉजिकली राउंडिंग ऑफ का क्या मतलब? सही राउंड ऑफ करें जिससे आपको पता है। और ये राउंडिंग ऑफ कभी आप यहाँ पहली दफा नहीं किया आपने, आप जब भी कभी मैथ्स के क्यूएम वगैरह में करते रहे पढ़ा होगा आपने, तो हमेशा वहाँ राउंडिंग ऑफ होती है। और राउंडिंग ऑफ प्लीज कोई साइंस नहीं है। आप मेरे साथ दोबारा क्वेश्चन नंबर 9 पे हैं, किसी और चीज में अगर कंफ्यूजन है तो। वैसे जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया मेरे ख्याल है इसमें मसला होना नहीं चाहिए, यह है इन लोगों ने अटेम्प्ट किया, ये एक अलग डिबेटेबल इशू। चलो मेरे साथ एक और क्वेश्चन स्टार्ट करें। पेज नंबर जरा ढूंढे आगे जाके। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज? नहीं, इस वक्त पेज नंबर ढूंढना था 22, पेज नंबर 297। आज जिस तरह का वो क्वेश्चन हमने कल क्लास में किया, क्रैशी स्टील। जब तक अब छोटे छोटे क्वेश्चंस खुद से नहीं करेंगे तो मेरे लिए डेफिनेटली फिर बड़े क्वेश्चंस के लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है। तो कोशिश ये होगी कि क्लास में हम जरा कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस मिलजुल कर डिस्कस कर सकें, लेकिन घर के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इसलिए होने चाहिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस साथ हो सके। तो घर के लिए जब मैंने क्वेश्चंस कहे हैं वो अगर किसी के कंप्लीट नहीं है तो इस तरह बात बन नहीं सकती है। आज कंप्लीट कर लेंगे?
अगर नहीं किए तो डेफिनेटली फिर इकट्ठे करके सारे कंप्लीट करने पड़ेंगे, जो डेफिनेटली पॉसिबल भी नहीं फिर रहता चाहिए। तो पेज नंबर 297 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें सब कुछ जो शायद पिछले दिनों में बोरिंग कॉस्ट में किया था हमने, इकट्ठा होकर दोबारा आएगा। तो आए जरा एक फाइनल डिस्कशन की तरफ चलते हैं। किस नाम से क्वेश्चन मिल गया? पेन पकड़ ले हाथ में, क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर। या सॉरी, एक नीचे एक रिक्वायरमेंट पर एक नजर देखें। कंप्लीट साइलेंस, एक एक चीज जरा ध्यान से सुना। रिक्वायरमेंट में जाएं, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम OPS स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2018 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दैट डेट। क्या क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के भी एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के भी एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, नई चीज क्या बीच में आ गई है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं। ब्रैकेट पढ़ लें, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, वो जो 16 टाइप नोट्स हैं। एंड बोरिंग कॉस्ट आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स, वही है नंबर ऑफ मंथ्स इससे हम गिनते हैं। आ जाए फर्स्ट लाइन। Octagon Pakistan Limited is in the process of preparation of Octagon Pakistan Limited is in the process of preparation of for the year ended 31st December 2018. During the year, OPL completed the construction of its head office building. Relevant details in this respect are as follows. Number 1, payments relating to construction of the building were as follows. किस चीज की इंफॉर्मेशन मिल रही है? पेमेंट्स का वर्ड अंडरलाइन करें। बेटा ना करें यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? तो कॉल पे अगर है तो जाती है, फिर तो जुल्म है। काइंडली कर कॉल सुननी बेटा, भाई चले जाए, इस तरह तो नहीं करेंगे। पता नहीं चलने दे रहे वैसे हम मौन है। नहीं, अगर कोई जरूरी कॉल आपने सुननी, काइंडली बाद में सुन के आ रही। पेमेंट्स रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग वर एज फॉलोस। पढ़ें जी वर्ड्स, किस किस की पेमेंट? नहीं, पहली लाइन पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन परमिट फी, क्या मतलब होगा इसका? देखिए, कभी भी अगर कोई नई चीज आ जाए ना कभी सामने, तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। कंस्ट्रक्शन परमिट फी, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी बहुत सारी हमने गुजारी, बहुत कुछ सुना हमने। कंस्ट्रक्शन परमिट फी क्या मतलब होगा इसका? परमिशन के पैसे लिए, किसी से कोई इजाजतनामा लिया बिल्डिंग बनाने का, कोई इजाजतनामा, जैसे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी LD वगैरह से कोई परमिशन ली होगी, उसके परमिट फीस ली, परमिशन के पैसे हैं। कितने पैसे दिए? कब दिए? बिल्डिंग आप बना रहे हैं, अकाउंटेंट बनकर जरा सोचें कि आप बिल्डिंग बना रहे हैं अगर हो, तो बिल्डिंग की कॉस्ट में 30 मिलियन आना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर है बिल्डिंग बनाने के लिए, नेसेसरी खर्चा। देन उसके बाद एडवांस दिए 1 जनवरी को, फर्स्ट बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर है। अच्छा, लेकिन ये जितनी डेट्स लिखी है ना, इसके ऊपर डेट ऑफ पेमेंट्स लिखा हुआ। ये कल जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ना कुरैशी सील, जरा एक सेकंड देखिएगा जरा, उसमें इनवाइस डेट थी और वो 15 दिन बाद पेमेंट होनी थी, लेकिन ये सीधी पेमेंट डेट्स नहीं हुई। तो इन चीजों को भी सही नोट करना, देख ले अगर देखना, वहां मेरे ख्याल इनवाइस डेट कोई लिखी हुई थी 30 सितंबर वगैरह वगैरह, और फिर 15 दिन बाद पेमेंट हो रही थी। तो यहाँ सीधी पेमेंट डेट्स दी हुई। फिर सेकंड बिल है, थर्ड बिल है, लास्ट बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर पे कब हुआ है? 1 जनवरी 19, लेकिन ब्रैकेट पढ़े, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ? रिसीव कब हुआ है? क्या ये खर्चा हमारे पीरियड का? क्या ये खर्चा हमारे पीरियड का है? लेकिन पे कब हो रहा है? नीचे ईयर एंड देखें, ईयर एंड देखें, 31 दिसंबर 18 ईयर एंड है। तो क्या अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो लास्ट बिल लायबिलिटीज में आएगा? लास्ट बिल लायबिलिटीज में आएगा, लेकिन लास्ट बिल क्या हमारे एसेट की कॉस्ट में आएगा? लास्ट बिल हमारे एसेट की कॉस्ट में आएगा। और जाने दे, जब पे ही नहीं हुआ तो वो कैसे आएगा? तो बिल्कुल वैसे ही आएगा जिस तरह, दोबारा जाए जरा पेज नंबर 88 पे, लास्ट बिल जरा ज़हन में लाया वहां, पेज नंबर 88। अब जब चीजें रिलेट होनी है ना, प्लीज फाइनल करनी है अपने में।
15 मिलियन शायद 15 मिलियन एसेट की कॉस्ट में आया था हाँ डेफिनेटली पे अगर नहीं हुआ था तो पेबल में आ रहा। आ जाओ। प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेस। प्रोजेक्ट के लिए पैसे कहां से आए? फुल कंसंट्रेट एक्सेस कैश ऑफ रुपीस 200 million available with OPL on 1st January in a saving account at the rate of 10% per annum। दोबारा ही लाइन पढ़े। स्पेसिफिक लोन है जर्नल लोन? बेटा लोन ही नहीं है, कंसंट्रेशन से। एक्सेस कैश अवेलेबल विद कंपनी, अपने पास एक्सेस पैसे पड़े हुए। हाँ वो पड़े कहाँ है? तो बैंक्स में तो सेविंग अकाउंट में पड़े, जिस पे किस रेट से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है, हम दे रहे हैं। हमारा ही एक्स्ट्रा कैश किसी बैंक के सेविंग अकाउंट में पड़ा है जो इस प्रोजेक्ट के लिए यूज हो जाएगा, और वो 10% सेविंग अकाउंट में पड़े हैं पैसे। तो ये स्पेसिफिक लोन है, ये जनरल लोन है? ये लोन ही नहीं है, ये ओन्ड फंड्स है। और ओन्ड फंड्स पड़े कहाँ है? हमारे पैसे पड़े हैं। तो ये 10% इंटरेस्ट कहाँ से बीच में आ गया? हमारी इनकम बनेगी, तो ये लोन ही नहीं है प्लीज। सेकेंड लाइन, loan of rupees say 50 million at the rate of 16% per annum obtained on 1st February. The principal is payable in 5 equal annual installments along with interest from 1st February 19। दोबारा पढ़े आराम से लोन कब लिए? 1st February 18। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में से पे होना है। कैलकुलेटर पकड़े, कितना लोन है? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बनाए इसकी तरह 70 मिलियन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। एनुअल इंस्टॉलमेंट है, एनुअली पे होना। तो पहली पेमेंट डेट क्या है? 1st February 19 मींस नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर बनता है, ठीक है? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर हमारी ईयर एंड के बाद। These surplus funds, the surplus funds available from loan were invested in a saving account at the rate of 10% per annum। surplus funds की पूरी इन्वेस्टमेंट बता रहा। एक और लाइन नेक्स्ट, withdrawals from running finance facility arranged on 1st January 18। the facilities were also used to finance other needs of OPL। इस लाइन को अंडरलाइन करें और बताएं ये उसने क्यों बताया। ये जो रनिंग फाइनेंस की जो फैसिलिटीज हैं ये अदर नीड्स में भी इस्तेमाल हो रही हैं। तो देयरफॉर ये रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज कौन सी हैं? ये ठीक है सेंटेंस? ये पैसे कहाँ भी यूज हो रहे हैं, अदर जरूरियात में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। जी वो पढ़ लेते हैं, वो आप बताइएगा, मैंने बता था जो बता दिए, अब आपने सारे डिसीजन लेने। डिटेल ऑफ दीज फैसिलिटीज आर एज फॉलोस। अब ये रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज हैं वो भी 2 बैंकों से ली हुई है। कौन कौन से बैंक है? बैंक एक्स वाई। अच्छा जितनी सारी बहस हुई थी आज, अभी क्रैशी स्टील में, अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 में, ये सब कुछ अब दोबारा इस टेबल में आ गई, तो मेरे साथ रहना। बैंक एक्स से आगे चलेगा। नेक्स्ट कॉलम में लिखा बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2018 130, ठीक है? क्लोजिंग बैलेंस। आगे लिखा है वर्ड लिमिट। नहीं ये वर्ड एक दफा आया था, मैंने एक वर्ड के साथ आपको बताया था, दोबारा जरा वो वर्ड रिवाइज कर लेता है। पेज नंबर 74 ढूंढना था। एक मैंने आपको वर्ड बताया था सैंक्शन लिमिट, पेज नंबर 74 ही होगा मेरा ख्याल, जिसमें वो ABC 3 सिनेरियो है। अब ये सारी बातें कोशिश करें आज फाइनल हो जाए पिछली पुरानी। इसमें 2 नोट थे रिक्वायरमेंट के नीचे, जो सिनेरियो ए था उसमें नोट 1 एक सैंक्शन लिमिट का वर्ड आया था इस फर्स्ट सिनेरियो में। जरा अपने लफ्जों में बताएंगे पढ़ के क्या था? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन एग्रीड विद द बैंक, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है सैंक्शन लिमिट। आता है में, उसको ज़हन में रख के वापस आया था। अब यहाँ उसने जरा सैंक्शन वर्ड खत्म करके सिर्फ लिमिट कह दिए, तो आप जरा अपने हाथ से लिखना जरा ब्रैकेट में सैंक्शन लिमिट। और इन फिगर्स का मीनिंग बताएं 150 एंड 600। 150 का चलो ये क्या है?
मतलब इसका ये है कि हमारा बैंक से एग्रीमेंट ये हुआ था कि मैक्सिमम हम 150 तक ले सकते हैं, लेकिन इससे पीछे आए ईयर एंड पे लिया कितना हुआ है? तो क्या 130 लाइबिलिटी है जो लिया हुआ है, या जो टोटल ले सकते हैं वो लाइबिलिटी है? तो 150 डेफिनेटली लिमिट एक बताई तो उसने हुई है, लेकिन उस लिमिट के अंदर रहते रहते जितना लिया होगा वही हमारी लाइबिलिटी होगी कि वापस करें। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज अ क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, 150 या 130? 130। और 150 सिंपली शायद उसने ये बताया कि मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स बस ये कह सकते हैं हम कि 20 मिलियन अभी और भी अवेल हो सकता है। ठीक है, अगले कॉलम में जाए। अब ये क्या है 140? ये अभी बैलेंस का क्या मतलब है? ड्यूरिंग द ईयर ऑन एवरेज कितना बैलेंस रहा है? 140। 130 क्या है, 150 क्या है, 140 क्या है? एक ही चीज के तीन नाम लिख लिए मुझे लगता है। 130 क्लोजिंग है, 150 वो मैक्सिमम है जहां तक जा सकते हैं, और ड्यूरिंग द ईयर एवरेज कितना रहा है, 140 रहा। लास्ट लाइन में एक सेकंड, फाइनेंस कॉस्ट किसे कहते हैं? ये अगर नहीं किसी को पता तो लिखना साहब। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंशियल चार्जेस वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, फाइनेंशियल चार्जेस, वहीं से फाइनेंस कॉस्ट बनना, ये सिंपली इंटरेस्ट के लिए वर्ड है। अब 15.4 क्या चीज है जी? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट जो है 140 पे इंकर हुआ होगा, 150 पे इंकर हुआ होगा, या 130 पे? ये सब चीजों का जरा मीनिंग अलग अलग रखते हैं। एवरेज बैलेंस पे इंटरेस्ट इंकर हुआ होगा, 150 तक जा सकते हैं, लेकिन ईयर एंड पे कितना लोन रह गया है, 130। अब कहाँ इन चीजों ने आना है? 130 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग के तौर पे आएगा। 150 कहाँ आएगा? कहीं भी नहीं आएगा, उसको वो तो सिर्फ एग्रीड अमाउंट है। और अगर हमें कोई कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना पड़ा तो उसके कैपिटलाइजेशन रेट का जो फॉर्मूला है उसमें इंटरेस्ट इंकर्ड के नीचे एवरेज बैलेंस हमने लिखना है, वेटेड एवरेज बैलेंस लिखना है। तो 140 इंटरेस्ट की वर्किंग में यूज होगा, एवरेज बैलेंस इंटरेस्ट की वर्किंग में यूज होगा, और क्लोजिंग बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा। और लिमिट उसने सिर्फ इसलिए बताई है कि आपको बस मैक्सिमम लोन की अमाउंट का पता चल जाए, उस लिमिट में से जितने यूज करेंगे पैसे, या उस लिमिट में से जितने अवेल किए होंगे पैसे, वही हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, अभी वर्ड्स का मीनिंग सारा क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन बात? देन बैंक वाई की भी फिगर्स है 340, 600 एंड 390, और उसकी भी फाइनेंस कॉस्ट दी हुई। नेक्स्ट आगे चलो। पेमेंट ऑफ थर्ड बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इंक्लूड 10 million which was charged by contractor for the damages sustained at the site on account of अनएक्सपेक्टेड रेन। इस तरह की चीज है, कल वाले क्वेश्चन में भी आ चुकी है। एक सेकंड अपना रजिस्टर में से जरा टेबल ढूंढो। रजिस्टर में से टेबल ढूंढने जो कल बनाया था क्वेश्चन नंबर 10। एक डैमेजेस की पेमेंट थी है, उन डैमेजेस की पेमेंट 1 मिलियन की जो थी उस पर एक स्टार भी लगा था। स्टार क्या कहता था? लेकिन इन्हें पेमेंट तो हुई है, लेकिन इस पेमेंट से रिलेटेड अगर कोई बोरिंग कॉस्ट है तो वो कैपिटलाइज नहीं होगी। अब यहाँ उसने किसी और तरीके से बताया, किस तरीके से बताया है जरा पढ़ें सेंटेंस। थर्ड बिल ढूंढे कहीं जरा, थर्ड बिल की अमाउंट कितनी है? 170 में ये 10 मिलियन शामिल है, ऐसे ही सर? तो शायद हमें सेग्रीगेट कर लेना चाहिए जब अगर टेबल बनाते हुए कि 160 शायद वो अमाउंट होगी जिसपे शायद एक्सपेंडिचर पे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है, और 10 शायद हमें अलग करना पड़ेगा क्योंकि इसके अगेंस्ट बोरिंग कॉस्ट ने कैपिटलाइज नहीं है। ठीक है, उसमें शामिल है, बाकी फिर अभी लिख लेता है। फाइनली वो कहता है नेक्स्ट पैराग्राफ, वर्क वाज स्टॉप फ्रॉम 16th to 31st May to meet mandatory technical requirements। नहीं, मैंडेटरी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की ट्रांसलेशन कर, जरूरी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। अगला पैराग्राफ पढ़ने, अगली लाइन सॉरी। फर्दर ऑन 16 दिसंबर 2018 द बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। अब पाकिस्तान में के एंगल से अगर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या लाहौर वगैरह के एंगल से अगर देखें तो ये एलडी की बात हो रही है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, अपनी कोई बिल्डिंग्स वगैरह बनानी है तो परमिशंस लेनी पड़ती हैं। So further on 16 September, Building Control Authority stopped the construction work as it raised objections on the design of the building.
द मैटर वाज रिजॉल्व्ड ऑन 30 सितंबर 18। दोबारा गौर से पूरा पैराग्राफ पढ़ें और फिर मेरे 2 क्वेश्चंस का आंसर देना। खुद से डिसीजन लीजिएगा प्लीज, मेरा ख्याल है अब हो सकता है जी 16 मई से 31 मई जो काम रुका है, इस टाइम पीरियड में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करते रहेंगे। ये उसी तरह का पॉइंट है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में आया। एक नजर दोबारा पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा पेज था? 92 पेज, पेज नंबर 92। जब तक चीजें रिलेट नहीं ना हो सकेंगी उस तरह तक बात नहीं बनेगी। उसके लास्ट पैराग्राफ में एंड में था 6 वीक्स फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब था रुक गया, रोकना पड़ा। तो क्या वो जरूरी था? तो उसी तरह यहाँ भी मई के जो 15 दिन है 16 से 31 तक, इनमें तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगी। जरूरी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की वजह से काम रोकना पड़ा। लेकिन नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो जरा अप्लाई करें माइंड। क्या काम रुका है? फिर सितंबर में भी काम तो रुका है, लेकिन क्या वो काम रोकना एसेट को बनाने के लिए जरूरी था? यकीनन ऑब्जेक्शंस रेज हुई हैं, काम तो रोकना पड़ा होगा हमने। लेकिन वो अगर ऑब्जेक्शंस रेज ना भी होती तो हमारी बिल्डिंग बन जानी थी। तो बिल्डिंग बनाने के लिए वो डिले नेसेसरी नहीं है। इसलिए उन 15 दिनों के में बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन होगी या नहीं होगी? तो कौन सा टाइम पीरियड में होती रहेगी, कौन सा में नहीं होगी? मई के जो 15 दिन है, मई के जो आखिरी 15 दिन है उसमें बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन आप कंटिन्यू रखेंगे, और सितंबर के जो 15 दिन है उसमें बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन। सबको क्लियर है? प्लीज मई में बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन होगी और सितंबर के 15 दिन बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन। एनी कंफ्यूजन? पढ़ के पता चल जाता डिफरेंस। लास्ट पैराग्राफ, construction of the building was completed on 31st December. However, it was 31st October. It was inaugurated. Inaugurated का मतलब इफ्तिताह हुआ सर, इफ्तिताह हुआ, इनॉग्रेशन हुई। On 1st October, the building has a 1st December, 31st October पे कंप्लीट हुई है। इनॉग्रेशन 1st December पे हुई है। बिल्डिंग की एस्टिमेटेड लाइफ 30 इयर्स है। डेट बताएं किस डेट से डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी? तो 1st December से स्टार्ट होगी यार। इनॉग्रेशन नहीं होगी तो बिल्डिंग कैसे यूज हो जाएगी? अगर इनॉग्रेशन 5-7 साल ना होती तो क्या बिल्डिंग वाज अवेलेबल फॉर यूज? तो फॉर्मेलिटी बेटा हमारी अपनी है। बिल्डिंग किस दिन अवेलेबल फॉर यूज थी? तो प्लीज सही वर्ड्स अगर जेम रखेंगे तो आई होप दैट 31st अक्टूबर समझ आ जाएगा। व्हाट आर द वर्ड्स? व्हेन द एसेट इज available for use. It is irrelevant when actually it is available, when actually it is brought into use. वो जरूरी नहीं है। क्या वर्ड्स हैं? available for use। चले जी आए वर्किंग शुरू करें। रिक्वायरमेंट के लिए एक पेज तो छोड़ दें। ये कल आप लोगों ने जब एक्सट्रैक्ट्स बनाए तो सफिशिएंटली जगह बच गई थी। मैंने एक पेज शायद कल कहा था। तो वही एक्सट्रैक्ट्स बनने, एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस भी। मेरा ख्याल है कि शायद एक पेज सफिशिएंट रहेगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर बाद में छोड़ लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पहले बेटा हमें वर्किंग ही करनी पड़ेंगी। वर्किंग्स में डिटेल ऑफ पेमेंट्स बनवा दें। क्वेश्चन ढूंढ के बताएं और अप्लाई योर माइंड। देखिए क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली वही वर्ड्स बता दे जिन वर्ड्स को हमने सुना हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें शायद खुद से डिसीजन लेना होगा कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। तो क्वेश्चन काइंडली देख के सब लोग बताएं कितने सोर्सेज ऑफ फंड्स अवेलेबल हैं। जरा ढूंढे कौन से। एक तो 200 मिलियन ओन्ड है, उससे आगे एक लोन है। ये कैसे पता चला स्पेसिफिक है? नहीं बेटा लिखा भी हुआ है कहीं, अगर कोशिश करेंगे। एक इसके ऊपर सेंटेंस है इस पॉइंट नंबर 2 पे, प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस्ड थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेस। प्रोजेक्ट के लिए पैसे कहां से आए? एक्सेस फंड्स, एक्सेस कैश से आए, एक लोन से आए,
तो क्या लोन के पैसे इसी प्रोजेक्ट के लिए है? लेकिन जो नेक्स्ट रनिंग फाइनेंस दिया हुआ है वो उसने खुद बता दिया है कि वो पैसे अदर नीड्स में भी यूज हो रहे हैं। तो ओन फंड्स भी हैं, लोन स्पेसिफिक क्यों है? वर्ड लिखे तो है नहीं, लेकिन कहाँ लिखा हुआ है कि लोन द प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस टू द फॉलोइंग सोर्सेस। अपने भी लगे हैं, लोन के भी इसीलिए लगे हैं, लेकिन जो रनिंग फाइनेंस के पैसे हैं वो इसके अलावा नीड्स में भी यूज हो रहे हैं। तो कौन से 3 सोर्सेज हो गए? ये वर्ड समझ आ गई मेरे? प्लीज बनवाएं जरा कॉलम, आप बनवाएंगे जरा कौन कौन सा कॉलम बनाओ? डेट बना लिया, पर्टिकुलर्स या डिस्क्रिप्शन, आगे नेट अमाउंट भी बनाए, कोई रिटेंशन उस तरह की चीज कोई नहीं आई। अमाउंट के बाद फंड्स फ्रॉम कहाँ कहाँ से करें, कंप्लीट करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है प्लीज। जी स्टार्ट लें, थोड़ा स्पीड अप होगा, रिमेनिंग टाइम में अगर मैक्सिमम हो रहा है। पेमेंट्स के एंगल से क्वेश्चन पढ़ना। फर्स्ट जनवरी 18, बेटा डेट तो बता दो यार, क्या हुआ इस दिन? परमिट फी, परमिट फी की पेमेंट हुई कितनी? जी कैंडिडेट पेज नंबर बताइए, क्वेश्चन का पेज कौन सा? पेज नंबर 297 है राणा साहब जी। खुद से जरा डिसीजन नहीं है, 30 मिलियन की कहां से हुई? और जाने दें यार, सही कह रहे हैं यार, स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक फंड्स कब आए? 1 फरवरी। जर्नल से क्यों नहीं? क्योंकि ओन्ड पहले, ओन्ड पहले पढ़े, ओन्ड पहले, पहले ओन्ड फिर जर्नल। क्या ओन्ड थे? ओन्ड थे, स्पेसिफिक नहीं थे, जरूरत भी नहीं। अच्छा ओन्ड पढ़े कितने, उसमें से कितने यूज हो गए? कंसंट्रेट कीजिएगा प्लीज। अब नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट क्या हुआ इस दिन? एडवांस में कितनी पेमेंट हुई? 80, कहां से? यार सारे ही ओन से। 1 जनवरी पे 1 ये भी पेमेंट सेम डेट पे, पहली दोनों पेमेंट सेम डेट पे हैं। इन डेट्स पे अब भी स्पेसिफिक फंड्स तो है ही नहीं। अच्छा अगर होते भी तब भी पहले ओन्ड ही होना था, तब भी पहले ओन्ड ही होना था। तो ओन्ड है कितने, अब रह कितने गए होंगे? 110 यूज हो गए, 30, 80, 90। नेक्स्ट डेट 1 फरवरी, फर्स्ट पेमेंट, फर्स्ट बिल कितने की? 250। ब्रेकअप बनेगा, बनाए 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 बनाए, अप्लाई माइंड। इस दिन स्पेसिफिक फंड्स भी अवेलेबल हो गए हैं, तो पहले वो, पहले ऑन ऑन पढ़े अभी कितने पढ़े? 90 कैसे रह गए? 200 थे, 200 में से 30 माइनस हुए, 80 माइनस हुए, 90 रह गए। तो 90 पहले ये यूज हुए, लेकिन कितने और की जरूरत पड़ी होगी? तो स्पेसिफिक में से या जनरल में से? स्पेसिफिक तो थे ही नहीं, अवेलेबल हो गए हैं इस दिन, अब अवेलेबल हो गए। स्पेसिफिक अब अवेलेबल कितने हुए हैं? 350। अब 350 में से कितने यूज हो गए हैं? अब गेम स्पेसिफिक की तरफ आ जानी है। नेक्स्ट पेमेंट, इसका ब्रेकअप बनाया जरा। 360 का भी शायद ब्रेकअप बनना। हिम्मत हिम्मत,
जी सर 360 पहले कौन से कितने लेकिन स्पेसिफिक यूज हो जाएंगे 190 ठीक है। अब स्पेसिफिक खत्म हो गए, कितनी और जरूरत है, कहां से 170 समझ आ जाएगा। कैसे ब्रेकअप बनाए 360 190 कैसे बना 350 में से 160 यूज हो गए थे तो 190 स्पेसिफिक कराए गए थे, पहले वो यूज हुए, लेकिन और जरूरत पड़ी है 170 की, तो ऑन फंड्स तो पहले ही खत्म हो चुके हैं, फिर जनरल ही यूज हो सकते हैं। ये क्लियर हो गया सारा। नेक्स्ट एक और आना है, जरा खुद से डिसीजन लें। 1 सितंबर। अच्छा इस थर्ड बिल में एक नीचे प्रॉब्लम भी है, जरा वो भी जरा साथ रख लीजिए, उसको अगर ब्रेक करके लिखा तो बेहतर है मेरे ख्याल में। जरा नीचे ढूंढने कहीं, ये थर्ड बिल का एक मसला था। इस थर्ड बिल में 10 मिलियन या डैमेजेस के भी शामिल है, तो इसको जरा इस तरह ब्रेक कर लें यार, 160 अलग कर लें और डैमेजेस। ये वैसे अलग क्यों कर रहा हूँ, किसी को पता है बताएं क्यों कर रहा हूँ। इस 160 से रिलेटेड अगर कोई बोरिंग कॉस्ट होगी वो तो कैपिटलाइज होनी है, लेकिन जो 10 से रिलेटेड है उससे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होनी, तो इसको मेरा अंदाजा ही देखना। महाराज इसका डिसीजन है, ये पेमेंट्स हुई कहां से, जर्नल से क्यों हुई होंगी, क्योंकि बाकी फंड्स अब अवेलेबल ही नहीं है। और 10 के साथ मेरे ख्याल दोबारा एक छोटा सेंटेंस कहीं लिखना है, बोरिंग कॉस्ट विल नॉट बी कैपिटलाइज्ड। जी क्लियर है जी सर। जी नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट 1 जनवरी 19 हमारे अकाउंटिंग ईयर के बाद डेट आ रही है, तो उसको शायद बेटा कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर 18 पे आ जाना, तो ये पेमेंट बाद में है। हाँ लेकिन जहन में रखिएगा ब्रैकेट पढ़े ऊपर, ये बिल हमारे पीरियड में ही है, तो अक्रू हमारे पीरियड में होगा, लेकिन डिटेल ऑफ पेमेंट्स में शायद मैं नहीं लिख रहा। लेकिन कोई लोन रीपेमेंट तो नहीं है इस वक्त, कोई हमारे वाले अकाउंटिंग ईयर में कोई लोन रीपेमेंट तो नहीं है। लोन रीपेमेंट कब होनी है, वो भी 1 फरवरी पे है, नीचे डेट्स ढूंढने, 1 फरवरी 19 पे पहली पेमेंट है, तो फोर्थ बिल क्यों नहीं लिख रहा, उसकी पेमेंट नेक्स्ट हमारे पीरियड में नहीं है, और लोन रीपेमेंट भी हमारे पीरियड में नहीं है, तो शायद यही वो पेमेंट्स हैं जो हमारे इस करंट अकाउंटिंग पीरियड में आ रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज, यहाँ तक इकट्ठे होगी प्लीज। ये अब क्वेश्चन बेटा आपके सामने, जरा थोड़ी सी अगर खुद से भी एफर्ट करके सोचा जाए, तो अब क्या करना चाहिए, नहीं बनाना क्या है, रिक्वायरमेंट सामने लाए ना पहले, तो हमने तो बनाने एक्सट्रैक्ट्स है, तो एक्सट्रैक्ट्स में क्या क्या आना है, जरा इस डेटा के मुताबिक जरा सोचते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, एक सेकंड सोचें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कुछ आना है, कौन कौन सा एक्सपेंसेस, जरा ट्राई करें जरा, जिस टाइम पीरियड की अगर कोई बोरिंग कॉस्ट है जो कैपिटलाइज नहीं हो रही, एक तो वो बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंसेस में आएगी। इन्वेस्टमेंट इनकम अगर कोई है जो हमारे कैपिटलाइजेशन के पीरियड के बाद की है, तो वो भी नहीं आनी, सॉरी वो भी प्रॉफिट लॉस में आनी। फिर एसेट की डेप्रिसिएशन आनी, एसेट डेप्रिशिएट होना है वैसे हमारे साल में, तो शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त यही होगी कि पहले हम एसेट फाइनल कर लें कि एसेट की कॉस्ट में क्या क्या आना है। नहीं एसेट की कॉस्ट में क्या क्या आना है से मेरी मुराद क्या है, एक्सपेंडिचर्स भी आने और फिर बोरिंग कॉस्ट भी आनी है। तो अगर ये डिसीजन हो जाएगा तो शायद हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन से टाइम पीरियड की बोरिंग कॉस्ट पे कैपिटलाइज नहीं हो रही और कौन से एक्सपेंडिचर्स भी कैपिटलाइज नहीं हो रहे। जो एक्सपेंडिचर्स कैपिटलाइज नहीं होंगे, जिस तरह डैमेजेस हैं, डैमेजेस पे प्रॉफिट लॉस में आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट शायद कैलकुलेशन वही है एसेट की, एसेट की कॉस्ट में क्या आना है, वर्किंग्स में ही होगा ये सब कुछ। यहाँ से फिर जो फिगर आएगी उसको इंशाल्लाह फिर स्टेटमेंट में प्लेस करते हैं। तो और एक और वर्किंग करना है जी, हेडिंग बनाए, वर्किंग नंबर 2 कर लें, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे प्लीज। क्या हेडिंग बोलिए जी मैंने? कोई जरा सोच के बताए, मैंने यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्यों नहीं बोला? यकीनन स्टार्ट तो हमारे पीरियड में हुई है 1 जनवरी, लेकिन हमारे वाले पीरियड में फाइनली कंप्लीट भी हो गई है, इसलिए फाइनली इसे बिल्डिंग कर लेते हैं। लेकिन कब तक, वैसे डेट्स बताएं, किस डेट तक ये वर्क इन प्रोसेस ही रहा होगा? ढूंढा करें 31 अक्टूबर तक ये पहले वर्क इन प्रोग्रेस ही रहा होगा, फिर ये कंप्लीट होने के बाद बिल्डिंग के नाम से एसेट आ गए और फिर देर पर डेप्रिसिएशन भी आएगी। ठीक है, अब बताएं इसमें क्या क्या ढूंढो? कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेंडिचर्स और फिर बोरिंग कॉस्ट। एक्सपेंडिचर्स पे मेरा गुमान है कि आप मुझे बता सकते हैं, करें कोशिश, थोड़ा सा लिख के कर लेते हैं, जरा एक्सप्लेन कर लेंगे। 30 मिलियन आएगा तो ब्रैकेट में कम से कम लिखा 30 मिलियन आएगा। आगे चले, अगला सबसे इंपॉर्टेंट है, 30 मिलियन आएगा। 30 मिलियन के कोई एंट्री सोचे हैं ना? एक्सपेंस रहने दे, एसेट डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, परमिट फी कैपिटलाइज हो जाएगी, एडवांस पे है, एडवांस की कोई एंट्री बोला, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, ये एंट्री किस दिन बोली है मैंने, जरा डेट बताएं। यकीनन जिस दिन पे किया होगा उस दिन तो ये एडवांस है, लेकिन अब बेटा हमारे वाले साल में ये एसेट कंप्लीट भी होगी, तो कल भी शायद कोई बातें हुई, क्या ये सारा एडवांस फाइनली खत्म हो गया होगा एंड तक? कल मैं जरा एंट्रीज निकालें, कल कुछ एंट्रीज हो रही थी, कल क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ एंट्रीज कर रहे थे अपने साथ। पहली एंट्री मेरे ख्याल एडवांस की थी आपने, क्या एंट्री होती है कि एडवांस दी? लेकिन क्या वो एडवांस हमेशा एडवांस ही रहना? जरा सेकंड एंट्री देखें, जब बिल रिकॉर्ड हुआ है, जब एक्सपेंडिचर हो गया तो फिर उस एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जितना एडवांस बनता था वो एडवांस क्रेडिट होके एसेट में ऐड हो गया। 30 मिलियन में से 3 मिलियन जो एडवांस था वो एडवांस क्रेडिट हो गया। अगर सिर्फ उस 3 मिलियन के एंगल सोचें, क्या वो एडवांस अब एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन गया है? तो वहां जरा साथ साथ हम बना रहे थे, ईयर एंड तक आते जाए, जरा जब वो एंट्रीज देखें, जरा सारी 4 एंट्रीज में हमारा वो एडवांस खत्म होता हुआ क्रेडिट होके एसेट की कॉस्ट में चला गया था, वहां कुछ लेकिन एडवांस बच गया था। हिम्मत 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 हिम्मत, एक्सट्रैक्ट देखें जरा, एक्सट्रैक्ट देखें, 2.5 मिलियन बच गया था। वो जो एडवांस बचा हुआ था वो हमने अलग से करंट एसेट्स में शायद लिखा था। वो एडवांस कब एसेट का पार्ट बनना था? जब अगले सालों में बिल आने थे, फिर उस एडवांस ने खत्म होना था। लेकिन हमारे वाले साल में क्योंकि इसी साल में अब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी हो गई है, तो क्या 31 अक्टूबर तक आते आते फाइनली वो एडवांस भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। हम एंट्री जरा सोच लेते हैं, एडवांस दिया तो एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, और फाइनली जब एसेट बन गया तो एसेट डेबिट और एडवांस क्रेडिट। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं एडवांस की पेमेंट इसमें लिख रहा हूँ एसेट कॉस्ट में, तो डेफिनेटली पहले दिन नहीं लिख रहा, ईयर एंड पे भी नहीं लिख रहा, एग्जैक्टली उस दिन लिख रहा हूँ जिस दिन एसेट कंप्लीट हुआ। मींस जब एसेट सारा कंप्लीट हो गया तो फिर डेफिनेटली जो आपके एडवांस के पैसे होंगे वो फिर एसेट की कॉस्ट मीन जो आपने एसेट बनाया होगा उसका पार्ट बन जाएगा। बात सही तरह मेरी क्लियर हो गई है? तो परमिट फी आ गई, नेक्स्ट क्या लिखो? 80 समझ आ जाएगा? 80 समझ आ जाएगा? एग्जैक्टली बता दें एसेट की कॉस्ट में 80 मैंने कब प्लस किया है? जब एसेट कंप्लीट हुआ। तो तरतीब से यकीनन चले, अगर एंट्रीज करनी हो तो 1 जनवरी पे ये एडवांस है, लेकिन फाइनली एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन एडवांस क्रेडिट और एसेट डेबिट हो गया। क्लियर है? आगे चले और बताएं, कुछ ऐड होना? 250 ऐड होगा सर, बोलते जाए बाकी। 360 ऐड होगा सर, 170 ऐड होगा सर, 160 समझ आ जाएगा सर। लेकिन ब्रैकेट में लिख लें जरा, 170 में से 10 क्या माइनस किया आपने? और ये 10 आप मुझे अभी इंशाल्लाह कहाँ जाके याद करवाएंगे, जब प्रॉफिट एंड लॉस आप बनाएंगे, तो मैंने जस्ट एक वर्किंग लिखी है, 160 ऐड हो जाएगा। और बताएं, एक और चीज भी आनी चाहिए। 150 तो बेटा उसकी पेमेंट नेक्स्ट ईयर है यार, लेकिन एक्सपेंडिचर के तौर पे एसेट में आ जाएगा। हाँ, 150 का सेकंड इफेक्ट
कहाँ जाके मुझे आप याद करवाएंगे? करवाएंगे प्लीज करवाएंगे। करंट लाइबिलिटीज बनाते हुए 150 आप पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर के नाम से मुझे याद क्यों करवाएंगे? क्योंकि इसकी पेमेंट हवाले वाले पीरियड में नहीं हुई। ठीक है, एनी कंफ्यूजन सर? तो एक्सपेंडिचर्स बेटा शायद यही है, प्लस कर ले जरा 1030, लेकिन इन एक्सपेंडिचर्स में अब मिलियंस में हो रहा है सब कुछ। कहीं ऊपर काइंडली लिखिएगा जरा, वर्किंग्स के स्टार्ट में कहीं लिखना। एक्सपेंडिचर्स में अब क्या करना है हमने? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। ये बोरिंग कॉस्ट को भी कैपिटलाइज के अगेन शुरू करें। कौन कौन सी बोरिंग्स है? स्पेसिफिक है, जल्दी से करवाएं वर्किंग स्पेसिफिक। क्या वर्ड्स में आना चाहिए? नहीं बेटा, स्पेसिफिक की अगर वर्किंग करनी है वर्किंग करें। इंटरेस्ट इंकर्ड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस लेस इन्वेस्टमेंट इनकम इफ एनी ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड्स। जिस जज्बे से आपने पहली दफा इंटरेस्ट इंकर्ड के वर्ड्स बोर्ड से देख के लिखे हैं, आज भी वो जज्बा एज इट इज कायम है। इंटरेस्ट इंकर्ड की वर्किंग शुरू करवाएं, स्पीड अप हो जाएगा। बताएं कैसे वर्किंग करें? यूजलेस है ये बहस अगर आज भी हमने बोर्ड से देख के लिखा। वर्किंग 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 स्टार्ट वर्किंग प्लीज। कितना लोन लिया था? 350। रेट बताएं? 16%। अब अपना माइंड अप्लाई करें और मंथ्स आपने बताने। 1 मिनट आपके पास है। नहीं 1 मिनट आपके पास है, गलत है ये, गलत है ये। अगर हो भी गया तो 1 मिनट रुकना है। सब अपना अपना डिसीजन लें, बहुत कुछ है बीच में। एक मिनट जरा, क्या हो गया? अगर हो गया जैसा बाकी को सोच लेना, बाकी सोच रहे। ये जो आप लोग सोचते नहीं है, ये प्रॉब्लम है। साथ वाले सब बहस इस तरह शुरू कर दी है जैसे साथ वाला कोई मतलब शायद एफसी हो गया है। तो बेटा अपना सोचे, साथ वाला भी हमारा ही दोस्त है। जो हालात हमारे हैं उस जैसे ही उस गरीब के भी हैं। मेरे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जी। ये बैंक से लोन कब लिए? पहली दफा लोन रीपे कब होना है? अगले साल फरवरी। अगले साल फरवरी। असूलन बैंक वाले इस साल के 11 मंथ्स का इंटरेस्ट लेंगे। असूलन 350 मिलियन पे पूरा 12 महीनों का इंटरेस्ट होगा, लेकिन डेफिनेटली 12 महीनों में से एक महीना जनवरी का वो अगले साल में आएगा। तो इस साल 11 मंथ्स का इंटरेस्ट बनता है फरवरी से लेके दिसंबर तक, लेकिन हमने डिसाइड करना है कैपिटलाइज कितना होना है। तो क्या सीज डेट आ गई है? किस डेट पे? तो फरवरी से लेके अक्टूबर तक तो बन जाएंगे 9 मंथ्स, लेकिन फरवरी से अक्टूबर के दौरान सस्पेंशन वाले पैराग्राफ में जाए। मई की सस्पेंशन का तो इशू नहीं है, लेकिन जो सितंबर में सस्पेंशन रही है उन 15 डेज का इंटरेस्ट कैपिटलाइज मींस उस हाफ मंथ का। किस हाफ मंथ का? सितंबर के जो 15 डेज है, लास्ट 15 डेज, उन हाफ मंथ्स का, उस हाफ मंथ का इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज नहीं होना। पूरी बात दोबारा सुने, बनते 11 है पूरे साल में, लेकिन आखिरी 2 महीने क्यों नहीं? एसेट कंप्लीट हो गया तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन सीज हो जाएगी, और बीच में जो सितंबर के 15 दिन है उसमें सस्पेंशन रही है, इसलिए 8.5 मंथ्स फाइनली रह जाएंगे।
जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होंगे तो आखिरी 2 महीने और सितंबर का जो हाफ मंथ है 2.5 मंथ्स, इसका जो इंटरेस्ट होगा फिर प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगा। जनवरी में लोन है ही नहीं, करंट ईयर जनवरी में लोन है ही नहीं। बनते कितने महीने हैं? 11 में से 2.5 महीने सस्पेंशन और सीज के बाद वाले, इनका इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस में जाएगा। यहाँ प्लीज मैं कितने महीने लिखूंगा? कौन से 8.5 या फरवरी से अक्टूबर तक एक्सेप्ट 15 डेज ऑफ सितंबर। 15 डेज ऑफ सितंबर मींस हाफ मंथ, देयरफॉर मैंने हाफ माइनस करके 8.5 कह दिया। सब ओके है? प्लीज बता दे अमाउंट। 39.67 जी। इंटरेस्ट इंकम की बहस खत्म। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट हेडिंग, इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन, investment income on, if any on temporary investment of, जिसने सेंटेंस शुरू किया वही खत्म करे, आप शुरू करके खत्म करें। ठीक है ठीक है, मुझे नहीं बताना चाह रहे आप। ये इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग होनी कैसे है, बस अब मेरे साथ फाइनल करें ये बातें। इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग स्टार्ट होने लगी है। डिटेल ऑफ पेमेंट्स में जाएं। डिटेल ऑफ पेमेंट्स कहाँ है? सवाल में नहीं है, रजिस्टर में है। प्लीज डिटेल ऑफ पेमेंट्स में जाएं, आंसर ना देखें, खुदा के लिए आंसर अपना बना लेते हैं। अगले समय में आंसर मिल गया खा के, वो सही समझ नहीं आ रहा, ये कर नहीं रहे, बात बराबर है जीरो के। डिटेल ऑफ पेमेंट्स में करनी जाए, तरीका फाइनल करें यार मेरे साथ। किस दिन लोन लिया? कैंट्री यूज कैश डेबिट हो गया। आज अब इस वक्त फोकस कैश डेबिट पे है। कितना कैश आया? 350। अब टेबल देखें, स्पेसिफिक का कॉलम देखें, पहले ही दिन 350 में से कितना यूज हो गया? 160। कैलकुलेटर उठा लें, जीरो दबा लें, 350 में से 160 माइनस करके आंसर बताएं। 190 कब सरप्लस हो गया था? 1 फरवरी। कब तक रहा? वही टेबल बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। वर्किंग शुरू कहां से करूं? किस अमाउंट से? 350 से क्यों नहीं? उसमें से तो फॉरन यूज हो गया। 160 यूज होने के बाद बचा कितना? 190 कब बचा? रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम क्या है? मंथ्स किन के बताएं, कितने मंथ्स 190 रहा? कौन से 3 यार? फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे ही सर। अप्रैल पर रुक क्यों गए? 1 मई वाले दिन फिर सारे यूज हो गए, तो 3 मंथ्स की बेटा इन्वेस्टमेंट इनकम है, कितनी बनती है? 4.75। अच्छा गौर से सुने मेरे क्वेश्चन, बताएं कितनी इन्वेस्टमेंट इनकम ऐसी होगी इस स्पेसिफिक लोन की जो प्रॉफिट लॉस में जाएगी? कोई भी इन्वेस्टमेंट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों नहीं जाएगी? सीज के बाद की भी कोई नहीं है, सस्पेंशन की भी कोई नहीं है, ये तो मई से पहले ही खत्म होगी, ये तो अप्रैल में सरप्लस फंड्स ही खत्म हो गए, तो कंस्ट्रक्शन के दौरान ही ये फंड्स इस्तेमाल होके खत्म हो गए, तो उसी दौरान में जो 3 महीने की बस इन्वेस्टमेंट इनकम बनती है वो एसेट की कॉस्ट में से कैपिटलाइज करते हुए लेस हो जाएगी। नन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इनकम विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं है जो इस वर्किंग में कंसिडर नहीं हुई। क्या सारी इन्वेस्टमेंट इनकम यही कंसिडर हो गई है? जी आंसर बताओ, यहाँ तक आंसर बताओ। व्हाट इज दिस 34.92? स्पेसिफिक बोरिंग्स की बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज। आई होप कि आप कुछ माइंड चल रहा है यार। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन एनीवे? ये किसकी बहस शुरू हो गई अब? जर्नल, जर्नल बोरिंग्स की बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कैसे आएगी अब? एक्सपेंडिचर्स इनटू कैपिटलाइजेशन रेट इनटू टाइम पीरियड। एक्सपेंडिचर्स कहां से मिलेंगे? डिटेल ऑफ पेमेंट में किस कॉलम से मिलेंगे?
जनरल बोरिंग के कॉलम से मिल जाएंगे, मिल गए, तो वो लिख लेते हैं इनटू कैपिटलाइजेशन रेट की जरूरत है या गिवन है रेट? कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा सर? यार गिवन है यार, कब कैलकुलेट करना पड़ता है? एक से ज्यादा जनरल लोन है, कौन कौन से? बैंक एक्स से भी है, बैंक वाई से भी है, तो उसकी तरह वर्किंग करने, नीचे स्पेस रखना, 4-5 लाइनें छोड़ दे नीचे। कितने एक्सपेंडिचर हैं, बल्कि सॉरी देख के बताइए, 2 ही है मेरे ख्याल। हाँ तो 2-3 लाइनें रख लें, 3 रखने नीचे, पहले कैपिटलाइजेशन रेट की वर्किंग करवा। कैपिटलाइजेशन रेट की वर्किंग करवा दें, फार्मूला ध्यान में लाएं, बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड डिवाइड बाय वेटेड बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग, लिख ढूंढे फिगर्स, फिगर्स अवेलेबल है सीधी, ढूंढने की कोशिश करें, अप्लाई योर माइंड, अभी बात हुई थी, अपनी अपनी वर्किंग करने जिन्हें समझ आ गए, बाकी ढूंढ के बताएं मुझे फिगर्स। बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड, जनरल लोन्स की बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड की फिगर अवेलेबल है, टेबल देखें वो जो जनरल बोरिंग्स वाला बना हुआ है एक्स वाई, कौन सी फिगर उठाऊं? 15.4, बेस में क्या लिखूं? 130, 150, 140 फाइनल है, प्लस 4.2 डिवाइडेड बाय 390 मल्टीप्लाइड बाय 100। फिगर समझ आ रही है प्लीज जो उठाई है मैंने? इंटरेस्ट इंकर्ड डिवाइड बाय वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? रेट बताएं। 11.25% यूज करें और वर्किंग फाइनल करें, मंथ्स गिने खुद से जरा, जनरल बोरिंग्स की वर्किंग कंप्लीट करने की कोशिश करें। नहीं मंथ्स काउंट करते जरा याद रखिएगा, वो आधा आधा महीना भी बीच में है, नहीं 6 नहीं बन रहा, जरा देख लें, जरा गिन ले, दोबारा गिन लें, आप आराम से गिन, टेक योर टाइम, कर लें अपना अपना, कर लें खामोशी से। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका रेट आ गया, ये रेट में तो नहीं इशू किसी का? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स सब इकट्ठे हो गए यहाँ तक? जी डिटेल ऑफ पेमेंट्स में से सॉरी 170 नहीं 160 शायद, दो एक्सपेंडिचर्स हैं 170 160, मंथ्स काउंट करेंगे 5.5 और जी फर्स्ट एक्सपेंडिचर के मंथ्स, फर्स्ट मई है, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर पे क्यों रुका हूं जाकर? सी डेट आ गई, बनते 6 हैं, लेकिन इन 6 में सितंबर के 15 दिन भी आ रहे हैं, कंसंट्रेट प्लीज कंसंट्रेट। और दूसरा जो एक्सपेंडिचर है फर्स्ट सितंबर पे, इसके कितने मंथ्स बनते हैं? सितंबर अक्टूबर 2 बनते हैं, लेकिन ये 6 और 2 में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? 15 डेज की सस्पेंशन है, ये गिन लेंगे प्लीज, बताएं क्या बनते हैं? 5.5 ठीक है, 5.5 एंड 1.5, थोड़ा स्पेसिफाई कर लें जरा यार, कहां से कहां तक है?
पहले हैं मई से अक्टूबर एक्सेप्ट, थोड़ा सा मेंशन कर लें जरा, बाद में फिर रिवाइज करना जरा आसान रहेगा। एक्सेप्ट 15 days ऑफ September and September and October except 15 days of एक्सप्लेन कर लीजिएगा प्लीज। मंथली 6 हैं और 2 हैं, लेकिन बीच में 15 डेज, सितंबर के 15 डेज की सस्पेंशन आ रही है। इशू तो नहीं बन रहा, प्लीज बताइएगा फिगर्स। 8.76 77 8.77 एंड 2.25, टोटल इन दोनों का बन जाएगा 11.02। तो एग्जाम में सभी बड़े बड़े सवाल आते हैं, एक एक सफे पे तो सवाल ही होता है, और फिर अभी तो सिर्फ एक स्टैंडर्ड का सवाल हो रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स भी मिक्स हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, साथ साथ चलना कंपलसरी है। ये काम छोटे छोटे हुए होंगे तो आगे चल के हम बड़े बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं फाइनली? अब ये देखें वर्किंग हो किस चीज की रही थी, एक सवाल सुनने दीजिए। सितंबर तक और बेटा ये आप जो इस तरह कह रहे हैं, इस तरह पिछले सवालों में क्यों नहीं काम रहे? ये पहला सवाल ऐसा है, एक्सपेंडिचर की डेट से ईयर एंड तक जाना होता है अनलेस बीच में सीज डेट या सस्पेंशन आ जाए। अगर इस तरह करना था तो मुझे सवाल नंबर 3 में क्यों नहीं बताया? अब सवाल नंबर 40 में बता रहा है। 40 की बजाय 4 पॉइंट का नाम लिया। एक्सपेंडिचर से अगले एक्सपेंडिचर तक जाना है। एक्सपेंडिचर डेट से कहां तक जाना है? ईयर एंड तक आइडली जाना है अनलेस बीच में सीज या सस्पेंशन का पीरियड आ जाए। अब ठीक है प्लीज जी सर, हम कैलकुलेट क्या कर रहे थे, आखिरी फिगर जरा प्लस करना है। नहीं नहीं ना 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 ना, पर हेडिंग चल रही थी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। एक्सपेंडिचर कितने आ गए थे उन्होंने? 1030। फिर बोरिंग कॉस्ट से भी कैपिटलाइज की वर्किंग हो रही है। ठीक है, पहले यहाँ शायद एक टोटल और कर लें, टोटल बोरिंग कॉस्ट इकट्ठी कर लें। टोटल बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज हो रही है? 34.92 प्लस 11.02 45.94। टोटल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है 45.94। ओके प्लीज, लेकिन एक और टोटल और करना भी शायद। किस चीज का टोटल होना है? टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? 1030 प्लस 45.94 1075.94 ये टोटल कॉस्ट। लेकिन इस टोटल कॉस्ट पे शायद 2 महीनों की भी डेप्रिसिएशन भी आनी है। 2 महीने कौन से प्लीज, कौन से? नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर से आगे, आफ्टर दैट इट इज अवेलेबल फॉर यूज। चलिए इस तरह कीजिएगा, इसके अलावा जितनी चीजें हैं ये मेरे ख्याल होमवर्क रखे हैं, तो ट्राई करके आए, फिर मैं इंशाल्लाह कल यहीं से बात जरा कंप्लीट करूंगा। सारा क्वेश्चन दोबारा पढ़ना है, एक सेकंड सुन लें जरा क्या क्या करना है। सारा क्वेश्चन दोबारा पढ़ के रिवाइज भी करें, और बाकी जो फिगर्स रह गई कुछ कोशिश करें। जिन हजरात के पिछले क्वेश्चंस फाइनल नहीं है, कौन से क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 3, उनको आज प्रायोरिटी पे खत्म कर दें, कल फिर दोबारा नया होमवर्क हो जाना। ये जरा 1 मिनट जरा काइंडली बैठी कर बुला लें। खुद ही उन्होंने अनाउंस करना होता है, मैं क्या अनाउंस करूं? कहते क्लास में क्या केवल एरिया में आए नीचे बड़ा एक ब्लड कैंप लगा हुआ है, तो जो हजरात ब्लड डोनेशन में इंटरेस्टेड हो, नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें प्ले एरिया में ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है। तो जो इंटरेस्टेड होगा, मतलब
जो नेकी में हिस्सा डालना चाहे उनको खुली इजाजत है। वैसे तो हम अकाउंटेंट्स का पता नहीं खून है भी और कौन से रंग का, ये कहता है बहस। नहीं सर, अल्लाह का शुक्र है, ऐसे अल्लाह। ये सारी पढ़ाई सही जा रही है सर? नहीं गुजारा नहीं है सर, हिम्मत करें सर, ये आज कंप्लीट करें।